अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ। अच्छा नाज़रीन, कल मेरा ज़रा सा गला बहुत ख़राब था, बहुत ही ज़्यादा, कि मैं जब बात करने के लिए अपनी एनर्जी इस्तेमाल करी थी तो मुझे पेन ज़्यादा हो रहा था। लेकिन आप लोगों की मोहब्बत है और मेन ये होता है कि अगर मैं दुनिया को बदलने चलूँ तो बहुत मुश्किल है। इसके लिए मुझे आज जो मैं मैसेज आपसे शेयर कर रही हूँ, समटाइम हम लोगों के मिजाज से चलते चलते अपना किरदार, अपना आप और हम क्या हैं सब भूल जाते हैं, क्योंकि दुनिया को बदलना बहुत मुश्किल है एज़ कम्पेयर टू आप अपने आप को तब्दील कर लें, क्योंकि दुनिया अपने मिजाज से चलती है। आपको अपने किरदार से, अपने अखलाक से, अपनी इंसानियत से, जो आपकी तरबियत है, जो आपकी तालीम है, इन सब से अपने वक़ार को बुलंद रखें। कहते हैं कि मुकाबला भी उनसे होता है जो आपके मुकाबले के बराबर हो। कभी कभी हम उनसे मुकाबला करने लगते हैं जो आपके ना मयार के होते हैं, ना किरदार के होते हैं, ना वक़ार के होते हैं। आप उनके साथ मुकाबला करने लग जाते हैं, आप अपना लेवल उन जैसा लेकर आ जाते हैं। ये बड़ी गहरी और समझदारी की बात कह रही हूँ। मैं इतनी समझदार नहीं हूँ, लेकिन किताबों से ज़्यादा दुनिया की हकीकत ने मुझे सिखाया है। जब आप उसके साथ मुकाबले के लिए खड़े हो जाते हैं ना, जो भी शख्स हो, चाहे वो फैमिली में हो, किसी इदारे में हो, ऑफिस में हो, जब आप उसके साथ एक मुकाबले के लिए खड़े हो जाते हैं ना कि अब इसको गिराना है या मैंने इससे बेटर करके दिखाना है, तो आपने अपना मयार उस शख्स के लेवल पर लेकर आ गए। अब आपकी सिलेक्शन है कि आप उस बंदे का वक़ार, उसका क्या मयार है, लेकिन आपने अपना मयार उसके बराबर कर दिया। आप मुकाबला ना करें। मैं बहुत सारे लोगों से सीखती हूँ कि अपने काम से बयां करें कि आप क्या हैं। अगर आप उसको मुकाबले में खड़े हो जाएंगे ना उस शख्स के, कि मैं, यानी कि पूरी दुनिया छोड़ के आप उस शख्स पे फोकस कर रहे हैं। आप इतने फारिग इंसान हैं, आप इतने फारिग इंसान हैं, इतने फ्री इंसान हैं, आपके पास कुछ काम करने को नहीं है। आप उस शख्स के साथ कंपटीशन करें। अरे दुनिया भरी पड़ी है, आप दुनिया की हदें पार कर लें तो आप किसी से भी जीत नहीं सकते। मैंने ज़िंदगी में एक चीज़ सीखी है, मेरा मुकाबला मुझसे है, मेरा वक़ार मुझसे है, मेरा मकाम मुझसे है, मेरा किरदार मुझसे। इसीलिए मैं अपने लेवल से, अपने आप से लड़ती हूँ, क्योंकि मेरा लेवल ये है। आपका लेवल क्या है? आप किसी स्वीपर से उलझ रहे हैं, आप किसी ऑफिस के वर्कर से उलझ रहे हैं, फिर आप उसको गिराने के लिए मेहनत कर रहे हैं। आपका लेवल इतना सा छोटा सा है, आप उसको गिराने के लिए बहुत से याजूज माजूज इकट्ठे कर रहे हैं। आपका लेवल इतना सा है, आप इतने फारिग हैं, आपके ऊपर की खोपड़ी खाली है बिल्कुल, आप इतने फारिग हैं, आपका कोई काम नहीं। किसी ने कहा कि चम्मच का काम हमेशा देश में चलना होता है। आप एक देग हैं या चम्मच हैं? माजरत के साथ मुझे किसी ने कहा बहुत नेगेटिव मैसेज देती हैं। मैं असल में आप लोगों को आपका और अपने आप को अपना आईना दिखाती हूँ। कहती हूँ जब मैं यूं करके किसी का नाम ले लूँ ना तो वो तिलमिला जाएगा, लेकिन जब एक जर्नली बात करूँगी तो वो खुद अपनी असेसमेंट करे कि उसका मयार, उसका वक़ार, उसका किरदार, उसकी तरबियत, उसकी परवरिश कैसे और कहाँ हुई। वो बार बार अपने आप को झंझोड़े,
वो बार बार आपको पॉइंटेड करे कि उसका वकार क्या किसी से उलझना या मुकाबला है, या उसका किरदार मैं खुद इतनी मेहनत करूं कि दुनिया बोले क्या बात है काम करने की, ना कि ये बोले वाह 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 क्या तुमने काम किया किसी को गिराने का। फर्क है, फर्क, बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। आप अपने घर में हैं, अपने बहन भाइयों के साथ रहते हैं, माँ बाप हमारे घर के सदस्य हैं, बड़े हैं, आपका मुकाबला क्या आपकी बहन से है? वाह 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 क्या बात है, आज तुमने इतना अच्छा घर में काम किया, ये जो दूसरा है ना कि तो इस काबिल ही नहीं है। आपको बड़ी खुशी होती है, ऐसे खुशी होती है। क्या आप बाहर जाके लड़ाई करते हैं, वाह 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 तुम्हें तो लड़ना नहीं आता, मेरा बेटा तो बहुत अच्छा लड़ा है, अमजद बड़ा अच्छा है, सोहेल बड़ा ख़राब है। आपके वालिदैन आपको ऐसी शाबाशी देते हैं? नो, आप कहते हैं कि मेरी फैमिली इतनी अच्छी हो, आपके माँ बाप चाहते कि मेरे सारे बच्चे कामयाब हो, ऐसा ही है। और अगर आपका कोई भाई कहीं लड़ के आता, उसके साथ खड़े हो जाते, ये आपकी तरबियत है, ये आपका वकार है कि आप अपने घर को टूटने नहीं देते। और कुछ लोगों की ऐसी तरबियत होती है, वो तोड़ने में उनको बड़ा मजा आता है, जोड़ने में मजा नहीं आता। इंसान का वकार, इंसान की बुलंदी, इंसान की परवरिश हमें गाह बगा बाखुदा हमें बार बार हमें आईना दिखाती है, और लोग मजबूर हो जाते हैं आपके अखलाक, आपके वकार, आपकी परवरिश, आपकी तरबियत को जगह जगह बयां करने के लिए। मुझे एक बात बताएं, अल्लामा मोहम्मद इकबाल कोई बहुत बड़े रईस थे? नहीं। फाइनेंशियली बड़े स्ट्रॉन्ग थे? नहीं। उन्होंने क्या बहुत पैसा जमा किया कुछ करने के लिए? नहीं। उन्होंने अपनी सोच बुलंद रखी। सोच समझते हैं, ख्वाब ना देखें, ख्वाब तो सुला देते हैं, सपने देखें जागती आंखों से, जागती आंखों से सपने देखें। कहते हैं ख्वाब, सपने तो ऐसे हों कि कहते हैं ना, जब हम सोते हैं तो हमें तो सो जाते हैं, लेकिन ऐसे सपने हों जो आपको नींदों से जगा दें। अपनी नींदें कुर्बान करनी पड़ती हैं अपने वकार को बुलंद करने के लिए। और आपका किरदार इतना अच्छा हो, आपका इखलाक इतना अच्छा हो, आपका काम इतना अच्छा हो कि आप अगर उस जगह से चले भी जाएं तो सामने वाला आपको या वहाँ रहने वाले आपको लोग बार बार याद करें। लगाई बुझाई करना किसी के लिए, जो हम लोग अक्सर फारिग, मैंने कहा ना फारिग लोग ही होते हैं, कोई और तो हो नहीं सकते, जो बिल्कुल दिमाग से खाली, बिल्कुल भूसा बराबर लोगों के दिमाग में, अच्छे काम के लिए बात करें, अच्छे ऐसा कुछ करें जिससे औरों को फ़ायदा हो, ऐसा काम करें, ना कि ऐसा करें कि लगे कि किसी वक्त आपको अल्लाह पाक लड़की बना रहा था कि लड़का बना दिया। ये किरदार ख़वातीन में होता है मेजॉरिटी, क्योंकि वो मजबूर होती हैं, क्योंकि उनकी रग रग में एक होता है ना कि इधर की बात उधर करना, ऐसे ऐसे करना। तो अपने वकार को बुलंद रखें, अपने किरदार को बुलंद रखें, और ख्वाबों को प्रेजेंट करने के लिए बड़ी सोच रखें। और सोच सिर्फ अपने लिए नहीं, जैसे मैंने बहुत अच्छी मिसाल दी, अल्लामा मोहम्मद इकबाल साहब ने हमें हमारे लिए ख्वाब देखा, औरों के लिए, और आज हम उनको आज तक याद करते हैं कि क्या ख्वाब देखा पाकिस्तान का, कि अमली जामा पहनाने के लिए कायद आज़म मोहम्मद अली जना मैदान में उतरे। इस तरह बहुत सारे लोग हैं, अच्छे सपने देखते हैं, उन सपनों का किरदार इतना बुलंद होता है कि सब लोग उनके साथ जुड़ जाते हैं। लेकिन मैंने कहा फारिग लोग ऐसे होते हैं, वो बस अपने साथ फारिग लोगों को जोड़ लेते हैं, वो भी फारिग होते हैं। तो ऐसा काम ना करें जो अपना किरदार भी ख़राब हो, और घर का किरदार या किसी इदारे का किरदार या पूरे दुनिया माशरे को नुकसान हो। तो अच्छे लोगों में अपना नाम और वकार बनाएं ताकि लोग आपको हमेशा याद रखें। बहुत शुक्रिया। मेरी बात जो अक्सर कुछ लोगों ने कहा, मैंने कहा यार
या तो फिर मैं वैसी बातें करूँ, आज कपड़े कैसे बने हैं, आज मैं गई थी इस मॉल में, इस किस्म के मैसेज चाहिए जो अक्सर मैं डिफरेंट होस्ट को देखती हूँ। हकीकत जो है ना, वो हमेशा आपको, जब आप अपने चेहरे को आईने में देखते ना, आप अपने में से खराबियां निकाल के देखें, मैं मान जाऊँ बहुत मुश्किल है। हम खराबियां क्या निकालते हैं ज़रा सुनिएगा, आईना देखते हैं, अरे यार ये जगह मेरी कमज़ोर लग रही है, अच्छा ये खराबियां सुनो बड़ी है, और हमें अंदर से कैसे वो नहीं मालूम, यार ये जो मेरे बाल है ना, ये यहाँ से वाइट होना शुरू हो गई, ये दाढ़ी का बाल यहाँ से वाइट हो गया, ये हम आईना देख रहे हैं, आईना देख रहे हैं, यार ये ज़रा टम्मी बड़ी हो गई है, हम आईने में ये देखते हैं। और जब हम दूसरों को देखते हैं तो हमें उसमें से बड़ी खराबियां नजर, ये ऐसा है, ये बोलता ख़राब है, इसका किरदार ऐसे, ये नेगेटिव बात करते हैं, ये पॉजिटिव बात करते हैं। दूसरों को जब देखते हैं तो ऐसी बातें कहते हैं, और जब अपने आप को आईने में देखते हैं तो अपनी खूबसूरती की खराबियां निकाल रहे होते हैं, क्योंकि हम बहुत खूबसूरत हैं। फिर मैं उन होस्टों की तरह, आज मैं डॉलमेन मॉल गई, आज मैं हाइपर गई, ओ माय गॉड ये जो ड्रेस है, ये मेरा आज जो मैंने पहना है वो इस बुटीक का है, 8,000 का सूट है, 25,000 का ये है, और जी सास ने माँ को मार दिया, उसने इसको कर दिया, और ये मेरा ससुराल है, ये मेरा मैका है, और आज मैंने यूं हो गया तो वो, इस तरह की बातें करें नेचर से हटकर। जब तक हम बातनी अच्छे नहीं हो सकते तो ज़ाहिरी में कितनी भी अच्छी हो जाऊं, फ़ायदा कुछ नहीं। मैं चाहती हूँ कि आप लोग, बहुत सारे लोग ऑफ कोर्स मुझे मैसेज करते हैं, बहुत पसंद करते हैं, और कितने लोग तो मेरी इतनी गहराई से मेरा इंट्रो देखते हैं, मैं खुद हैरान होती हूँ कि वो बाकायदा मुझे मेंशन, या तो कुछ लोग सीख लेते हैं या कुछ लोगों के दिल पे चल जाती है। मैं तो खुदा लगती कहूँ चाहे किसी के कलेजे में लगे, वो किसी ने कहा था वो ऐसे ही मजाक में कहा था, तो वो है कि रियल रियल होता है, हकीकत हकीकत होती है। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो मैं जर्नली देख रही होती हूँ, और यकीन करें आपकी लाइफ, हमें याद रखिएगा, खुशियाँ ढूंढनी पड़ती हैं, खुशियाँ तलाश करनी पड़ती हैं, और गम आपका दरवाज़ा खुद ढूंढ रहे होते हैं। और वो जो गम ढूंढ रहे होते हैं ना, वो हमारे इर्द गिर्द के मुआशरे के लोग होते हैं जो खामाखाई में फारिग, ऊपर से खोपड़ी खाली, वो फारिग लोग होते हैं। और कुछ लोगों को मैं इतना बिजी देखती हूँ, बाखुदा मैं सच बता रही हूँ, कुछ लोगों को इतना मसरूफ देखती हूँ, उन जैसा करना चाहती हूँ, उन जैसा बनना चाहती हूँ। ये मेरे इदारे में भी कुछ ऐसे लोग हैं, बाखुदा मैं सच कह रही हूँ, नाम लूँगी तो जेलसी फैक्टर आ जाएगा। मैं उनसे बहुत कुछ सीखती हूँ। हमारे इदारे में 2 लोग हैं जिनसे मैं बेइंतहा इंस्पायर हूँ, उनकी गुफ्तगू से, उनके वक़ार से, उनके काम से मुझे बहुत सीखने को मौका मिलता है, और मैं गा बगा उनसे राय भी लेती हूँ। अच्छा ऐसे कैसे कैसे, ये मैं सच कह रही हूँ, ये मेरे लिए बड़ी मेरी खुशकिस्मती कि मैं उनके शेल्टर में हूँ और उनकी सरपरस्ती में रहनुमाई भी लेती हूँ। इसमें कोई एम्बैरेसमेंट नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है, परफेक्ट तो कोई भी नहीं होता, मुझ में भी बहुत सारी खराबी हैं। आप अपनी खराबी खुद तलाश करें, आईने में नहीं, हकीकत में। लेते हैं यहाँ पर ब्रेक, और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ ओनली ऑन वीनस टीवी। विद सभी जो वीनस एंटरटेनमेंट पे आप देख रहे हैं मुझे इस वक्त, और आज हमने भी इसको एक्सक्लूसिव क्रिएट किया है ताकि आपको बेहतरीन तरीके से बताया जाए, और आपकी ये शुगर का जो एक कॉन्सेप्ट है, ये बहुत सारे लोगों ने डिफरेंट आपको इसका दिया होगा, कुछ लोगों ने डराया होगा कि ये तो अंदर से खा जाएगी ये वो, लेकिन मैं कहती हूँ मुझे उन हकीम की ये बात याद आ जाती है, और ये कुरान में लिखा है कि अल्लाह पाक ने वो कोई बीमारी नहीं बनाई जिसका इलाज नहीं है। तो ये तो हमारे हाथ में आ गई ना सारी बात कि अब हमने करना कैसे। आज मैं शुगर पर बात करना चाहूँगी। नंबर स्क्रीन पर PTCL नंबर भी हैं, और बाकी मैं आपको बताऊंगी कि डॉक्टर साहब यहाँ पर जो तशरीफ़ रखते हैं, हकीम साहब जो तशरीफ़ रखते हैं, और उनके इतने सारे क्लाइंट हैं, मैं पेशेंट है सॉरी, इतने सारे पेशेंट हैं जो पाकिस्तान में, पूरे सिंध में, और पूरे पाकिस्तान के तमाम सूबों से, फिर मैं कहती हूँ दुनिया के बहुत सारे कोनों से, कुवैत, दुबई,
अमेरिका, वहां से जब मैं उनके पास कभी चली जाती हूँ मिलने, तो उनके पास मेडिसिन ऊपर लिखा होता है कि ये अमेरिका डिलीवर करनी है ऐसे। तो यानी कि दूर दूर से लोग उनसे जो है मुस्तफीद हो रहे हैं, और उनके हाथों में अल्लाह पाक ने माँ बाप की दुआ है, वो शिफा है। और आज आपको फिर सभी कह रही है कि प्रोग्राम को प्रॉपर वॉच कीजिएगा, क्योंकि ये हेल्थ सेगमेंट है आपके लिए, क्योंकि शुगर कभी भी हो सकती है, कुछ पता नहीं है। कभी कभी हम नॉर्मल होते हैं और हमें एकदम शुगर हो जाती है। तो मेरे साथ यहाँ पर गोल्ड मेडलिस्ट कौन तशरीफ रखते हैं? जी हाँ, हकीम साजिद इस्लाम साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, सभी आप सुनाएं, कैसी तबीयत है आपकी? हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान पाक की आयत जो मैंने अपने विजिटिंग कार्ड के ऊपर भी लिखी होती है और मैं बताता हूँ सबको, वाइज़ा मरिज़तु फ़हुवा यशफ़ीन, कि जब मैं बीमार होता हूँ अल्लाह ही मुझे शिफा देता है। बेशक। और हर प्रोग्राम के अंदर जैसे मेरा एक फ़िक्रा होता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया के अंदर ऐसा कोई मर्ज़ नहीं उतारा है जिसकी शिफा नहीं दी हो, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, मफ़हूम बयान कर रहा हूँ, कि हम दुनिया के अंदर पहले शिफा देते हैं और फिर मर्ज़, ठीक है। और तमाम मुश्किलात बीमारियों से अल्लाह ही शिफा देने वाला है। और जब मैं इलाज कर रहा होता हूँ और अपने क्लिनिक के ऊपर आता हूँ, और ये बात तसव्वुर होती है मेरी हमेशा कि ऐ अल्लाह पाक, मैं जो भी अपने मुंह से कोई लफ्ज़ अदा करूं वो तेरे हुक्म से है, और मैं जो भी बोलता हूं कि अल्लाह ही को मद्देनज़र रख के बोलता हूं कि शिफा देने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला ही की है। दवा सुन्नत है। और मैं हैरान इस चीज़ से होता हूं कि जब मैं अपने इन मुसलमान भाइयों को, हालांकि मेरे पास आने वाले तो सभी आपने देखा होगा, हिंदू भी हैं, मुसलमान भी है, हिंदू, इसके अलावा ईसाई भी हैं, सिख भी हैं। मेरे पास इलाज करवाने वाला तो हर तबका है। जो बीमार होगा मैं मुआलिज हूँ, हमने जो है उसका इलाज करना है, क्योंकि जो मुआलिज होता है वो किसी भी फ़िरका परस्ती से, किसी भी मज़हब से बालातर हो के वो इंसानियत के लिए काम कर रहा होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो जब अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक के अंदर भी ये फरमा दिया है कि हमने दुनिया के अंदर कोई ऐसा मर्ज नहीं उतारा जिसका इलाज नहीं हो, तो आज का मुसलमान जब ये बात बोल रहा होता है, मुझे बहुत हैरानगी हो रही होती है, अफसोस कर रहा होता हूँ। सबसे पहले तो मैं अपने ऐसे पेशेंट को जो मुझे ये अल्फाज बोलता है, जैसे कॉल्स आती है, पूरी दुनिया के अंदर शुगर का इलाज नहीं है, हकीम साहब आप बोलते हैं शुगर का इलाज। ये लफ्ज इंट्रो में मिस हो गया कि इनका दावा है और 101% कि इनके पास शुगर का इलाज है। हकीम साजिद इस्लाम साहब का दावा है कि मेरे पास 100% शुगर का इलाज है। आज आप सुन लीजिए। मैं सभी यहाँ तक अल्फाज बोलता हूँ, क्योंकि आलमी दिन भी है शुगर का, और हमें इसके बारे में आपको आगाही देनी है असल में। और ये भी प्रोग्राम के शुरू में बताने का मकसद ये है कि हमारे प्रोग्राम को आप दिलचस्पी से इसलिए सुने कि मैं बोलता हूँ मनी बैक गारंटी के साथ इसका इलाज मौजूद है। कोई भी, मैं आपके मीडिया के तवस्सुत से ये बात तो चैलेंज के साथ अल्लाह के हुक्म से बोल रहा हूँ, अल्लाह के हुक्म से बोल रहा हूँ कि शुगर के लबलबे का इलाज मुमकिन है, या शुगर की जितनी भी टाइप्स पाई जाती हैं। क्योंकि हम तो अगर पंजाबी में बात करें, मुझे कॉल्स आती हैं पंजाब के शहरों से, सूबा सिंध से, बलोचिस्तान से आती, KPK से आती हैं। सबसे पहले तो जैसे मैंने ये अल्फाज दोहरा दिए कि जी हकीम साहब आप बोलते हैं शुगर का इलाज है, आपने तो सुना है शुगर का इलाज नहीं है। मैं बोलता हूँ कि इसको एक तो देखें ना, मुख्तलिफ नामों से पुकारा जाता है, थोड़ा सा हम तारफ़ करवाएं कि जिस वक्त हमारा लबलबा जो है उसकी इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाए, या हमारा लबलबा इंसुलिन बनाना छोड़ दे, पैंक्रियास हमारे जिस्म के अंदर जब सारा कुछ खाने पीने के बाद हमारी ग़िज़ा जो है कैमूस और कैलूस के नाम के मादे से हजम होने के बाद आगे डाइजेस्टिव सिस्टम से गुजरने के बाद जब अगला प्रोसेस शुरू होता है इसका, तो लबलबा हमारे इस खाई हुई ग़िज़ाओं को जो है वो जिस्म के लिए तवानाई में तब्दील करता है, कन्वर्ट करता है। शुगर का हमारी बॉडी के अंदर ये एक अहम काम है। अभी बात आ गई कि शुगर के जो मरीज होते हैं वो कब उनको पता चलेगा कि वो शुगर के मरीज हो चुके हैं। बिल्कुल ठीक है।
पाकिस्तान की सर्च के बारे में पढ़ रहा था। यानी कि अलामतें सबसे पहले बोल रहे हैं, अलामतें कैसे नजर आएं? पाकिस्तान के अंदर मैं बोलता हूँ इस वक्त सबसे ज्यादा जो शुगर के मर्ज के अंदर मुब्तला हो गए हैं। हर बंदा, मैं सुन रहा होता हूँ, कॉल आती है और जी की हो गया, शुगर हो गई जी। हर ठीक है, यहाँ पे बात करते हैं जी, क्या हो गया जी, शुगर में मुब्तला। क्या हो गया जी, मैं प्री डायबिटीज हूँ जी, मुझे डॉक्टर साहब ने बताया कि मैं शुगर में चला गया हूँ, मैं अभी एहतियात कर रहा हूँ। ठीक है, मैं बहुत एहतियात कर रहा हूँ, मैं खाना जो है वो बड़ा लाइट खा रहा हूँ। ठीक है, सुबह सुबह मैं नाश्ता जो करता हूँ वो बड़ा ऐसा करता हूँ कि उसका क्या खाते हैं जी, रस ले लेता हूँ जी, बस बहुत, मैं इतना ज्यादा, मैं बहुत परहेज करता हूँ जी। मैं, हाँ जी, पापे खा लेता हूँ, मिठाई खा लेता हूँ जी, कोई मसला नहीं, मैं गोलियां और खा लेता हूँ। मिठाई खा लेता हूँ, कोई नहीं खा रहा, गोली और खा लेंगे। मैं सबसे पहले आपको बताता चलूं कि शुगर का जो नंबर है, नंबर ऑफ जो शुगर है, वो लोग जो इस वक्त शुगर के अंदर मुब्तला हैं उनको भी मैं बताता चलूं कि जो हम शुगर के नंबर को हम काउंट कम करते हैं, जो हर्बलिस्ट हैं या जैसे मेरी जाती सर्च है, नंबर है, जैसे मैं हूं मुझे भी शुगर है, जैसे सभी है इनको भी शुगर है। अच्छा। तो मतलब कि हमने ये देखना कि 150 शुगर अगर इनको आ रही है या 400 शुगर इनको आ रही है, 400 मुझे भी आ रही है, हम इस नंबर के ऊपर नहीं जाते, हम बॉडी की कैफियत को देख के इलाज करते हैं। ये पतली है, मैं मोटा हूं। ठीक है, इनकी कैफियत और है, मेरी और है, मेरी बॉडी में पैदा होने वाली इंसुलिन पूरी हो रही होगी, मैं मोटा हूं, लेकिन मुझे आगे से रेजिस्टेंस है उसमें, मेरे खून के अंदर चर्बी का लेवल ज्यादा बढ़ चुका है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। जो मेरा जो बीटा सेल है जो लबलबा से आउट हो रहा है वो तो ठीक बन रहा है, लेकिन जो उसको उसका जो रिसेप्टर है जिसने इसको रिसीव करना है, अल्फा सेल हम उसको बोलते हैं, वो चर्बी की वजह से बहुत ज्यादा मोटा हो चुका है। जिस वक्त हमारे बॉडी के अंदर जो है ग्लाइकोजिन, जब इंसुलिन आती है, जब इसको इंसुलिन को एक्सेप्ट करता है, तो उसका जो मॉलिक्यूल होता है वो इतना बड़ा होता है कि वो उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता। यानी कि शुगर जो है वो यानी कि हम शुगर को कंपेयर नहीं करेंगे, बल्कि हम उसकी बॉडी से या उसकी इंटरनल टर्म एंड कंडीशन, बिल्कुल बिल्कुल टर्म एंड कंडीशन, क्योंकि जो शुगर के मरीज होते हैं, एक तो उनको बीमारियों के अंदर जाते हुए कोई ज्यादा वक्त नहीं लगता है। मेरे पास आने वाले जो शुगर के मरीज हैं, ज्यादातर कुछ लोग तो ऐसे हैं जो पहले ब्लड प्रेशर में होते हैं, बाद में शुगर में चले जाते हैं। फिर अक्सर ऐसे हैं जिनको शुगर होने के बाद ही ब्लड प्रेशर होता है, इनको शुगर के बाद ही इनकी किडनी का प्रॉब्लम शुरू होता है। किडनी का मसला, शुगर के दो कॉमन मसले जो पाकिस्तान में इस वक्त चल रहे हैं, और वाफर मिकदार में मैं बोलता हूँ हमारे पास ज्यादातर जो लोग आ रहे हैं ना, सब डिजीज के लिए ही लोग आते हैं, बेऔलादी में भी आते हैं, किडनी फेलियर के अंदर आ रहे हैं, पित्ते की पथरी के अंदर आ रहे हैं, जॉइंट पेन के अंदर आते हैं। ठीक है, और इसके साथ लीवर सिरोसिस में आ रहे हैं, हेपेटाइटिस के पेशेंट आ रहे हैं, सभी कैंसर के भी हैं जी, कैंसर के भी हैं, जो हमारा सरतान है, छाती का कैंसर है, प्रोस्टेट ग्लैंड के हैं। लेकिन जो हमारे पास आने वाले ज्यादा पेशेंट जो इन बीमारियों के अंदर मुब्तला हो रहे हैं वो शुगर के मरीज हैं। ओके, और ये ना अवेयरनेस की वजह से जी, आर्थराइटिस के पेशेंट, शुगर का मरीज जल्द ही जो है वो जोड़ों के दर्द में मुब्तला हो जाता है। हाँ, शुगर का मरीज जो है वो ज्यादातर लीवर के प्रॉब्लम में, शुगर का मरीज जो है वो किडनी डिजीज के अंदर बहुत ज्यादा मिलता है हमको। जिस तरह शुगर और का मरीज हमें ब्लड प्रेशर में बहुत जल्दी मिलता है कि वो ब्लड प्रेशर में चला जाता है, शुगर का मरीज सबसे ज्यादा जो उसके साथ लॉस हो रहा होता है वो उसकी हेल्थ का हो रहा होता है, उसकी सेहत का हो रहा होता है। शुगर का मरीज जितना भी आजकल के जितने भी तरीकाकार हैं शुगर को कंट्रोल करने के लिए, मैं देख रहा होता हूं कि शुगर देखने के अंदर तो वो लोग कंट्रोल करवा रहे हैं, लेकिन पेशेंट की सेहत रोज बरोज कमजोर क्यों हो रहा है, पेशेंट रोज बरोज अपनी जिंदगी से मायूस क्यों हो रहा है, रोज बरोज अपनी जिंदगी के अंदर जो उसको काम काज करने हैं उसके अंदर उसकी सुस्ती, नढालपन, बिल्कुल ठीक है, मतलब कि लेडीज हो या जेंट्स, वो अपने सारे लवाजमात से शुगर की वजह से नाउमीद हुआ होता है। हमारा तरीकाकार इलाज का जो है वो एक इन मरीजों के लिए एक किरण है, जिंदगी की एक उम्मीद है अल्लाह के फजल करम से। मैं बोलता हूं कि अगर पाकिस्तान के अंदर हम हर्बलिस्ट को, जिस तरह मैं कई ही प्लेटफार्म के ऊपर मुतालबा कर चुका हूं कि हमें मौके फराहम किए जाएं, हमने बहुत सी, जैसे हमने रिसर्च फाउंडेशनें बनाई हुई हैं
और अगर तिब के ऊपर सही तरीके से काम करने का पूरी दुनिया के अंदर जिस तरह एक वापस दुनिया बेसिक की तरफ आ रही है, कुदरत की तरफ आ रही है, तो हमें मौका दिया जाए यानी तो कि कुदरती चीजों कुदरती चीजों के ऊपर, तिब नबी के अंदर, तिब बिल्कुल। जदीद के अंदर, तिब यूनानी के अंदर इलाज का मुआलिज जो भी इलाज कर रहा होता है, आप अगर उन पेशेंट को देखें, अगर एक मुस्तनद जो हकीम है, कोई हर्बलिस्ट है, अगर वो इलाज वाकई ही हर्बल में कर रहा है, यहाँ पे अलमिया ये भी हो चुका है कि हर्बलिस्ट का नाम लेकर अंदर जो अद्वियात दी जा रही हैं वो हर्बलिस्ट की नहीं है। ये मैं माजरत से, मैं हकीमों से भी माजरत कर रहा हूँ, या ऐसे लोग जो हर्बलिस्ट का नाम पेश कर रहे हैं लेकिन उनकी जो मेडिसिन होती हैं वो हर्बल से रिलेटेड ही नहीं होती, लेकिन तिब के ऊपर नाम लिख दिया जाता है फलां हर्बलिस्ट, लेकिन अंदर तिब का कोई नहीं होता, वो केमिकल से इलाज कर रहे होते हैं। प्योर हर्बल के अंदर इलाज शुगर का मौजूद है, पैंक्रियास का इलाज मौजूद है। आप हम एक जब इलाज कर रहे होते हैं ना, सभी आपने मेरे पास देखा होगा, आप मेरे पास पिछले दिनों में आई थी, एक मेरे पेशेंट आए बैठे थे, इंसुलिन लगती थी उनको, ठीक अरे है, हाँ, मेरे सामने हिंदू अच्छा, एक और चीज छाछरों से एक आए थे, तो हालांकि 1 माह का मेरा इलाज उनका, और एज भी काफी थी, एज भी बहुत ज्यादा थी। जब मेरे पास आए थे उनको देखने का उनका फेस नहीं था, बीमारी ने उसको इस कदर निढाल कर दिया था, सोजिश थी पूरे जिस्म के ऊपर, हाँ, ठीक है, चेहरा उसका ऐसा था, जब मेरे पास आए थे बिल्कुल रौनक नहीं थी चेहरे के ऊपर। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 15 दिन के अंदर उनकी इंसुलिन खत्म, 70 इंसुलिन लगाते थे वो एहतियातन, जैसे मेरा एक असूल होता है कि मैं इमीडिएटली अगर कोई इंसुलिन लगा रहा हो उसको फौरी बंद नहीं करता, आहिस्ता आहिस्ता उसको खत्म करवाता हूँ, क्योंकि हमारे नजदीक ऐसे है कि टाइप 1 की जो शुगर है, जैसे मैं थोड़ी सी इकसाम भी बयान कर दूं, शुगर मेलाइटिस के अंदर जो है टाइप 1 और टाइप 2, एलोपैथिक के अंदर एक नजरिया है जिसमें 2 नाम दिए जाते हैं, टाइप 1 टाइप 2। टाइप 1 के अंदर आपका लबलबा मुकम्मल ही खत्म हो जाता है, यानी कि वो इंसुलिन बनाने के काबिल नहीं होता, और टाइप 2 के अंदर तो इंसुलिन बन रही होती है लेकिन वो इस काबिल नहीं होती है कि आपके जिस्म के अंदर ग्लूकोज को तवानाइयों में चेंज करे, या वो कुछ % तक काम कर रही होती है और बाकी लबलबा हमारा डैमेज हो चुका होता है। लेकिन क्योंकि जिस तरह 1997 की एक सर्च थी, उसके बाद आगे मजीद 2000 की सर्च चली, 2005 की चली, देखा गया कि अगर एक ऐसा पेशेंट जिसका लबलबा काम कर रहा है और उसको इंसुलिन लगाई जा रही है, यानी कि उसका लबलबा अगर 70% काम कर रहा है या 70% काम नहीं कर रहा, 30% काम कर रहा है, हम अगर उसको डायरेक्ट इंसुलिन देंगे तो उससे उसका लबलबा कुछ महीनों और साल के अंदर मुकम्मल ही खत्म हो जाएगा। ये पेशेंट वाकई ही टाइप 2 का जो होगा वो टाइप 1 पे आ जाएगा। हमारे तरीक़ाकार के अंदर क्या है, हम इस लबलबे को ही तंदुरुस्त करते हैं, हमारा जो हिकमत के अंदर जी, इसके अंदर क्योंकि शुगर के मरीज आपको देखा है कि शुगर का मरीज एक वो होता है जिसके पाँव के अंदर जलन हो रही होती है, एक शुगर का मरीज वो होता है जिसको बहुत ज्यादा यूरिन पास हो रहा होता है, और हाँ जी, खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद सुस्ती हो जाती है, हालांकि आपने खाना खाया, आपको फौरी एक्टिव होना चाहिए, लेकिन वो लोग भी अपनी तरफ जरूर ध्यान दें जिनको खाना खाने के बाद सुस्ती हो जाती है। अगर पूछते हैं अभी क्या हुआ, कहते हैं जी वो खाना खाया ना इसलिए गनूदगी हो रही है, नींद आ रही है। अरे ये जो अलामत है, ये अलामत बता रहे हैं। अच्छा, हमारे पास कॉलर्स भी आएंगे जी। नाज़रीन, ये एक बड़ी बात है हकीम साजिद इस्लाम साहब की कि अक्सर लोग यहाँ पर मेरे पास तशरीफ रखते हैं, वो कहते हैं इस बीमारी का इलाज है, लेकिन ये गारंटी एंड वारंटी के साथ कह रहे हैं कि 101% मैं गारंटी से कहता हूँ कि मैं शुगर का इलाज करूँ। ये बड़ी बात है, सैटेलाइट टेलीविजन लाइव शो है, और ये कहना कि मैं गारंटी से कहता हूँ ये कोई आसान नहीं है, क्योंकि शुगर की बात हो रही है, कोई दूसरी बीमारियों की बात नहीं हो रही। अच्छा, हमारे साथ क्योंकि कॉल्स भी आती रहेंगी, आप लोग लाइव कॉल कर सकते हैं। साजिद इस्लाम साहब हमारे साथ हर जुमेरात को लाइव में भी होते हैं, और अभी भी आप कॉल करना चाहें, लेकिन अभी सबसे पहले उन्होंने इंडिकेशन दिए कि कैसे कैसे आपको पता चल जाता है कि आपको शुगर है, और साथ साथ इनके पास जिस तरह पेशेंट आए उनके बारे में उन्होंने मुझे बताया। और मैं इतनी ऑथेंटिक इसलिए बात करी हूँ कि हमारी फैमिली के भी कुछ लोग हैं जो शुगर की ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, और हमारे चैनल से भी रेलिवेंट है, जिन्होंने अपनी ट्रीटमेंट करवाई है, वो जिस तरह उनकी कंडीशन थी ना, अब वो अपने आप को बेहतर महसूस कर, वरना हमेशा वो अंदर से कहते थे हम टूट फूट रहे हैं। अच्छा, ये क्या होता है शुगर में कि मैं अंदर से खत्म हो रहा हूँ, टूट रहा हूँ, ये कंटेंट है, ये कॉन्सेप्ट है? नहीं,
ये कॉन्सेप्ट नहीं है, बिल्कुल हकीकत है ये, ठीक है। क्योंकि जब आपने जो सभी ग़िज़ा खाई है ना, वो अपनी बॉडी को लग ही नहीं रही है। अच्छा। क्योंकि हमारे खून के अंदर शामिल जो पैंक्रियास काम नहीं कर रहा? जी, ग्लूकोज जो है, जी। जो वो पैंक्रियास काम ही नहीं कर रहा है, और जो हमारी बॉडी के अंदर जो हमारी एनर्जी है, जो हमारा पेट्रोल है, जो हमारा मेन हमें चलाने के लिए चीज़ हमारे जिस्म में मौजूद है, वो तवानाई में ही चेंज नहीं हो पा रही। इसकी मैं अक्सर मिसाल ऐसे ही देता हूँ कि जैसे आप एक गाड़ी को ले लें, उसके अंदर पेट्रोल है लेकिन उसको सेल्फ लगाने के बाद स्टार्ट ही नहीं किया जा रहा, उसने भागना क्या, रोड के ऊपर क्या निकलना है, उसने स्पीड क्या मारेगी वो। सेम लाइक उसी तरह, क्यों कि उसका इंजन जो है वो इस काबिल नहीं है कि उसको चला सके। जब हमें खुराक ही नहीं मिलेगी और हमारा जिस्म जो है इस काबिल ही नहीं होगा। अच्छा साजिद भाई, कॉलर है आपके लिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी जी, वालेकुम सलाम जी। जी, आपका नाम, कहाँ से कॉल किया आपने? मैं जी मियां वाली से बोल रहा हूँ, मोहम्मद तारिक। मोहम्मद तारिक साहब, क्या प्रॉब्लम है? हकीम साजिद इस्लाम सब तशरीफ रखते हैं जी। आपकी बीमारी क्या है वो बताइए। मुझे जी शुगर भी थी और उसके बाद ये मैदे का प्रॉब्लम ही था, तो काफी बदन कमजोरी थी। माशाल्लाह साजिद इस्लाम साहब को अल्लाह ताला बहुत तरक्की दे। इनकी दवाई से 50% 100 में से 50% ज्यादा हो गया। क्या बात है भाई। जी, तारक भाई मियां वाली से थे। तारक भाई के पाँव सुन होते थे। अच्छा, तारक भाई, इनके पाँव के अंदर, बहुत शुक्रिया तारिक भाई, आपने कॉल किया। जी, इनके पाँव सुन होते थे और ये पहले तो बहुत ज्यादा मायूस थे। इनका जब मैंने 3 माह का इलाज किया, अच्छा, तो मुझे ये बोलने लगे कि साजिद भाई, मेरा जो सेहत है ना, हर बंदा मुझे बोलने लग गया कि क्या खा रहे हो। यानी कि मैं लुक वाइज हो गया। मियां वाली के लोग इनके करीब के कमर मशानी के रहने वाले हैं ये। मियां वाली से तो जिस वक्त इन्होंने मुझे और भी पेशेंट दिए हैं, बल्कि इनका एक फिक्रा मुझे याद आज भी है, जब मुझे कॉल करते हैं, हकीम साहब आप भी एक नंबर हैं, माशाल्लाह आपकी दवा भी एक नंबर है। मैं इस चीज का इकरार करता हूँ। तो अल्लाह के फलो करम से इन्होंने मुझे और भी बहुत से पेशेंट दिए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये बेहतरीन हो चुके हैं। हालांकि अंडर ट्रीटमेंट है अभी मेरे, ठीक है। और कॉल्स हैं तो लें। अच्छा जी, बात करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, वालेकुम अस्सलाम। मेरी प्यारी बहन, आपका नाम क्या है और कहाँ से कॉल की? मैं मिसेस खालिद लाहौर से बोल रही हूँ। अच्छा मिसेस खालिद, आपको क्या प्रॉब्लम है? मुझे ना वो क्या कहते हैं, अपनी बहन के बारे में पूछना। उनको ना लीवर बहुत डैमेज हो गया, उनको ना पेट में पानी पड़ गया। ओहो हो। जी जी। कब से ये? तो उनको मतलब है तो ये तकरीबन 6 महीने से थी, लेकिन पहले पानी उससे टेबलेट से निकलता था। अब वो जो है ना, वो सिरिंज के जरिए निकालते हैं। जी, अब बात कीजिए। बड़ी तकलीफ में है वो बेचारी। जी, एसाइटिस, इनको हेपेटाइटिस बी या सी में से कोई एक था। हेपेटाइटिस सी था। उसके बाद जो एसाइटिस हुई हैं, इसके बाद इनका अच्छा शुगर के बताएं, इनको साथ कोई शुगर तो नहीं आ रहा ना अभी? शुगर है। क्योंकि ऐसे पेशेंट को शुगर में चला जाता है। होता ये है कि अच्छा, इसका डिटेल में आंसर देंगे। हाँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। देखें जी, स्क्रीन पे नंबर चल रहे हैं, अगर कोई ज्यादा डिटेल में बात करनी हो तो इनके मोबाइल नंबर पे मैं भी बात जैसे कर सकते अभी हैं। अपने जी। प्रोग्राम में सभी बता चुका हूं कि मेरे पास लाजमी नहीं है कि शुगर का मरीज ही जो है वो हेपेटाइटिस बी या सी में चला जाए, लेकिन मैं ये बोलता हूं कि ज्यादातर लोग डायबिटीज जो हैं, ज़्याबितस के मरीज ही शिफ्ट हो रहे हैं मुख्तलिफ बीमारियों के अंदर। जैसे इनको हाइपरटाइटिस सी के बाद क्या हुआ, असाइटिस होगी, इनका लीवर जो है वो खून बनाना छोड़ गया, इनके पेट के अंदर पानी भरना शुरू हो गया। अभी इन्होंने इसके बाद जो है असाइटिस के बाद इन्होंने पानी निकलवाया होगा, ठीक है। हम अपनी जुबान में इसको इस्तिस्का बोलते हैं। अच्छा, एक और कॉलर है हैदराबाद से, यासीन, मोहम्मद यासीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बाजी, ये हकीम सईद साहब से बात करनी थी। तो ये बात करें हकीम साजिद इस्लाम बात करें, बात कीजिए। सर, वो हमारी वालदा को शुगर है तो बहुत ज्यादा, ये 650 पे चले जाती है। कभी जो है 67 पे आ जाती है, कभी हाई कभी लो। तो CMS से इलाज कराती हैं, तो इनका क्या प्रोसेस, क्या दवाइयाँ? तो हम अच्छा, तो ये गोलियां खा रही हैं ना, या डॉक्टरों ने इंसुलिन लगाने का सजेशन दिया है आपको, या दी है लगाने के लिए, या सिर्फ गोलियां अभी तक? तो उन्होंने गोलियां वगैरह भी देते हैं, इंसुलिन वगैरह भी हैं। अच्छा, बस मैं आपको डिटेल से जवाब देता हूँ, बिल्कुल, वैसे भी यासीन, प्रोग्राम गौर से में आएगा। प्रोग्राम देखिएगा जी। तो ये जो लीवर की पेशेंट लाहौर से बात कर रही थी,
एक तो मेरे नंबर के ऊपर रब्ता करेंगे, मुझे मेरे व्हाट्सएप के ऊपर मेरे जोंग या टेलीनार का जो नंबर स्क्रीन पे चल रहा है ना, इन नंबर्स के ऊपर आप मुझे उनकी सारी रिपोर्ट्स भेजें। ऐसा पेशेंट जो आखिरी स्टेज के ऊपर चल रहा होता है, ऐसा पेशेंट, इस्तिस्काए तबली हो, ज़की हो, लाहमी हो, मुख्तलिफ टाइप्स हैं। एसाइटिस को हम इस्तिस्का बोलते हैं, पेट में पानी भरने को हम जो है इस्तिस्का बोलते हैं। लीवर की खराबी के बाद आखिरी स्टेज यही चल रही होती है, और ऐसी स्टेज के अंदर हमारे बहुत से मरीज क्योर हुए हैं। इसके बाद एक ऐसा भी होता है आफ्टर हेपेटाइटिस बी या सी, जिगर के अंदर एक ट्यूमर पैदा होता है। अच्छा। जिसको हाँ, उस बीमारी उसको हम HCC बोलते हैं, लीवर कैंसर बोलते हैं इसको, हेपेटोसेल कार्सिनोमा। तो ऐसा पेशेंट भी ट्रीट हो सकता है तिब के अंदर। अल्लाह के फलो करम से हमारे पास ऐसा पेशेंट में तकरीबन हफ्ते के अंदर 3-4 पेशेंट में ऐसा पेशेंट जो डॉक्टरों की तरफ से फाइनल हो चुका, इनको घर पे लेके चले जाएं। अल्लाह के फलो करम से असाइटिस के अंदर ये मरीज होते हैं, फेफड़ों में लंग्स में पानी भर जाता है, जैसे बोल रहे हैं अभी सिरिंज से निकाल रहे हैं, पेट के अंदर पानी भर जाता है, क्योरेबल है ऐसा पेशेंट। आप हमसे रब्ता करें, अपने पेशेंट की मुकम्मल सिचुएशन हमारे सामने लाएं, उसकी वीडियो हमारे पास भेजें, उसके ज़बान की और चेहरे की तस्वीर हमारे पास भेजें। मेडिसिन हम भिजवाएंगे, अल्लाह के फलो करम से आपका ये मरीज ओके हो जाएगा। अच्छा, एक थोड़ी सी बात बताता चलूं। अव्वल में तो मैं पेशेंट की पोजीशन देख के ही बताऊंगा। ऐसे पेशेंट की ग़िज़ाओं का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। ऐसे पेशेंट को कोई भी ऐसी चीज़ नहीं दी जाती जो खुश्की गर्मी या गर्मी खुश्की के अंदर होती है, खुश्की के अंदर या खुश्की सर्दी के अंदर होती है। ऐसे पेशेंट को वाफिर मिकदार के अंदर देसी घी खिलाया जाता है। हालांकि आम अगर हम सफरा को लें और हम यरकान असफर एक बोलते हैं, पीलिए के पेशेंट को जैसे मना किया जाता है ना कि उसने तली हुई चीज़ें नहीं खाई जाती, ऐसे लिए हेपेटाइटिस बी और सी का जो पेशेंट होता है ना, उसको ऐसी चीज़ें कुदरती तौर के ऊपर दी जाती हैं, देसी घी। हालांकि मैं अपने नज़रिए की बात करता हूँ, क्योंकि ऐसे पेशेंट के अंदर खुश्कियाँ हो रही होती हैं, कब्ज़ हो जाती है। ये जो आपने कहा ना देसी घी, अब वो कोई दूसरा इलाज करवा रही होंगे एलोपैथिक, तो आप हिकमत में कह रहे हैं जब हम हिकमत में अपना इलाज कर रहे होंगे, ऐसे नहीं खा उस लीजिएगा वक्त, हाँ जी, जब हम कर रहे होंगे तो हम इनको जब देंगे ना, तो इनके अंदर खुश्की पैदा हो जाती है, कब्ज होने लग जाती है, मोशन नहीं होता इनको, इससे पेट फूल जाता है इनको। जैसे ही हम ये चीजें देंगे वो अंदर से लुब्रिकेशन करती हैं, यानी कि हर चकनाई इनको नहीं दे सकते, बुराई चकनाई हमको नहीं दे सकते। ऑलिव ऑयल बिल्कुल, ऑलिव ऑयल की भी मिकदार से ज्यादा अच्छा हम इनको देसी घी देते हैं। ठीक है, ऑलिव ऑयल एक वक्त जरूरत के मुकर्रर के ऊपर करते हैं। हम बोलते हैं जो भी इनका खाना बना होता है ना, लौकी, तोरी, टिंडे, एक तो वो काली मिर्च के अंदर बनाए जाएं, हरी मिर्च ना डाली जाए, और बाकी मैं इनको मजीद तफसील से बताऊंगा। आगे हम चलते हैं। यासीन ने कॉल की थी, यासीन ने जो अपनी वालदा के मुतालिक बात की है, देखें शुगर की ये जो बता रहे हैं 600 तक चली जाती है, गोलियां खा के इंसुलिन लगाने के बाद ये कवर नहीं हो रही होती। वजह यह है, हमने क्योंकि हमारे नजदीक शुगर की जो टाइप्स हैं वो 3 तरह की टाइप्स हैं जी। पहली शुगर का नाम हम बोलते हैं हकीकी शुगर। आज जिस मौजू के ऊपर बात हो रही है उसका मौजू असल यही है कि असली शुगर होती कौन सी है, जिसके अंदर पेशाब बार बार आ रहा होता है, आपकी ज़ुबान खुश्क हो रही होती है, आपकी प्यास नहीं बुझ रही होती, आपका जो है वो बॉडी कमज़ोर हो रही होती है, गुनूदगी हो रही है, आपका वजन तेज़ी से गिर रहा होता है, ठीक है, आप रोज़ाना बुढ़ापे की तरफ जा रहे होते हैं, आपके हड्डियों पट्ठों में कमज़ोरी होना शुरू हो जाती है, आप लागर होना शुरू हो जाते हैं, आपका मैदा सही तरह से काम नहीं कर रहा होता। ठीक है, अच्छा, ये जो शुगर होती है इसको हम हकीकी शुगर बोलते हैं। इसके अंदर जो ज्यादातर मरीज का रंग होता है वो पीले रंग के होते हैं, लोग सफेदी माइल इनका हो जाता है। अक्सरियत तादाद हकीकी शुगर के अंदर जिस्म उनका डलक के बिल्कुल नरम हो जाता है, हड्डियां स्केलेटल मसल जो होते हैं वो छोड़ देते हैं। ठीक है, ये टाइप ही शुगर की असली टाइप है। इस टाइप के अंदर जो ये बात कर रहे हैं कंफर्म इनके पेशेंट का खून गाढ़ा है। ये टाइप जी, ये टाइप 2 के लोग हैं। हमारे नजदीक इन लोगों को कब्दी शुगर के पेशेंट बोलते हैं। हमारे नजदीक हकीकी शुगर, कब्दी शुगर और मेदी शुगर, दिल से होने वाली शुगर, दिमाग की वजह से होने वाली शुगर और दिल, दिमाग और जिगर, 3 टाइप की शुगर हैं। दिमाग से होने वाली शुगर असली शुगर है, एसाबी शुगर है, इसकी खलत बलगम होती है।
तरियां होती हैं बॉडी के अंदर, ऐसे लोगों को कब्ज बहुत कम रहती है। यानी कि हमारी नहीं होती। डाइट और खाने पीने का बहुत अहम वो होता है। ये सभी निशानी भी है। ओके। निशानी भी है, यानी कि कौन से लोग कैसे उनको कंफर्म हो जाएगा कि वो हकीकी शुगर के अंदर हैं। जैसे मैं बता रहा हूँ कि हकीकी शुगर के लोग, अगर वो कोई उनके ऊपर ऐसी मेडिसिन वो केमिकल खा रहे हो जो उनके ऊपर असर ना करे, नॉर्मल हालत के अंदर ऐसे लोगों को कभी भी कब्ज नहीं होती। मजे की बात मैं आपको बताऊं, अच्छा? असली शुगर के मरीजों को कब्ज होती ही नहीं है। शायद वो नाजर है किसी को कब्ज हो जाए किसी वजूहात की बिना ओके, के ऊपर। ओके। अच्छा, जो कब्दी शुगर होती है, जैसे ये बात कर रहे हैं, इनको गैस रहेगी, ओके। ठीक है, और कब्ज भी हो सकती है इनको, ठीक ठीक है है। इनका, क्योंकि ये फैटी लीवर के लोग होते हैं। मैं बोलता हूं कि हम हर चीज देख रहे हैं। हम अपने आप को प्री डायबिटीज में, पाकिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा तादाद है शुगर के मरीजों की, और ये उस वक्त नहीं थी जिस वक्त तक लोग कुदरती चीजों के ऊपर थे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो भी नेचर, क्योंकि नेचर के से हम दूर हुए, हम लोगों ने 3 चीजें अपने मत्थे ऐसे जब से लगा ली है ना, तब से आप देख रहे हैं कि हार्ट के प्रॉब्लम कितने ज्यादा हो चुके हैं। खून नहीं बन रहा। स्टंट डल रहे हैं जी, बिल्कुल सही है। स्टंट डल रहे हैं। हम लोग हाइपरटाइटिस के अंदर कितने पाकिस्तानी जा चुके हैं। हम खुराक का अपनी का कोई भी स्टैंडर्ड ही नहीं रख रहे हैं। वजह ये है। अच्छा, एक और भी सभी मैं बात करता जाऊं, अलामात पे थोड़ी बात हो रही है। आप अगर गांव देहातों में से देखेंगे, वहां के लोगों को पता होता है फलां बंदे को शुगर है। अगर आप हमारे कराची के, लाहौर के, इस्लामाबाद के, हालांकि चलो वहां के कराची की निस्बत, अगर मैं कराची की बात करूं ना जी, कराची में हर दूसरा तीसरा बंदा क्या हो गया जी, शुगर हो गया, शुगर है, शुगर। वजह यहाँ पे हमें वो कुदरती चीजें, वो माहौल ही मुयसर नहीं है जो कुदरत के नजदीक होता है। पोल्यूशन के अंदर हम हैं, ग़िज़ा हमारी ठीक नहीं है। बिल्कुल सही। मैं कहते हुए बिल्कुल शर्म महसूस नहीं करूंगा। हम जितना अपने माहौल को साफ सुथरा बनाएंगे और कुदरत के नजदीक जाएंगे, वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में खुश आमदीद कहती हूँ। और मैं हूँ सभी, और आप इस वक्त हैं सभी इस किचन में, और मेरे साथ है शेफ सफ़ा काशिफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं थोड़ा सा गला खराब है, लस्सी मुझे रस ना आई, वो तब बहुत ज्यादा चिल थी तो गला खराब हो गया। कोई बात नहीं, इट्स ओके। सफ़ा आज क्या बना रही है बताएं। आज जो है वो हम बेसन का चिल्ला बनाएंगे। चलो जी, 40 दिन का चिल्ला सुना है, चिल्ला काटना सुना है, ये बेसन का चिल्ला क्या है ये पूछेंगे हम सफ़ा से। ये क्या चीज थोड़ा होती सा है? मतलब लाइक पैनकेक और क्रीप्स की समझ ले के मिडिल में, ये एक तरह से डिश आप समझ लें कि ये पैनकेक भी नहीं है और क्रीप्स भी जो हम बनाते हैं वो भी नहीं है। और जो है वो ये हमारी फैमिली के अंदर बहुत शौक से खाया जाता है और बनाया जाता है, ख़ासतौर पे ब्रेकफास्ट के अंदर या इवनिंग स्नैक्स के तौर पर। तो इस वजह से जो है वो हमारी ट्रेडिशनल रेसिपी। और वैसे भी एक बात बताऊं कि बेसन का इस्तेमाल बहुत अच्छा हमारे लिए, सेहत के लिए। इसकी बेसन की रोटी ये लोग जो खाते हैं शुगर वगैरह के लिए बहुत। इसके अलावा अगर आप ना वेट मेंटेन की जर्नी पर हैं, अगर आप ना वेट लॉस कर रहे हैं, तो उसमें भी जो है ना वो एक बहुत अच्छी आपके लिए एक रेसिपी है ये, कि एक तो ऑयल इतना ज़्यादा इसमें यूज़ नहीं होगा, तो वो आप इसको जो है अपनी डाइट प्लान्स के अंदर भी शामिल कर सकते हैं। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। इसके लिए बनाने के लिए जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत होगी, उसके लिए हमें बेसन चाहिए। इसके अलावा हमें चॉप्ड अनियन, ये हमारे पास जिंजर पाउडर है। ओके। इसके अलावा हरी मिर्चें बारीक कटी हुई, हरा धनिया, हल्दी, लाल मिर्च, नमक, कुटी हुई लाल मिर्च, ज़ीरा और अजवाइन। बस ये चंद चीज़ों से ये बन जाएगा। ओके जी। सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले जो है वो हम एक बाउल के अंदर बेसन ले रहे हैं। ठीक है। सही है, 1/2 कप ये हमारा बेसन है। इसके अंदर हम वाटर ऐड करेंगे। कितना पानी?
थोड़ा सा डाल दूं? जी, पानी जो है वो हम इतना ऐड करेंगे कि इसका घोल बन जाए, हमें इसका घोल बनाना है। ये लीजिए पानी इसमें add कर। और चाहिए? मैं देखती हूँ कंसिस्टेंसी इसकी बहुत ज़्यादा आपने ज्यादा नहीं नहीं करनी, बना- लिक्विड ना ही नहीं ज्यादा करनी, liquid ही नहीं रनी भी नहीं होगी और बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं ठीक है होगी। ठीक है ठीक। ओके ओके ओके। एक बाउल के जितना इन्होंने, डिश का नाम है बेसनी चिल्ला। जी, ओके। थोड़ा थोड़ा सा जैसे अच्छा पकोड़ों का जैसे बनता नहीं है, जी। जस्ट लाइक लग रहा है। 10 लम्स नहीं आने चाहिए। अच्छा, इसमें कोई डिलियां शिलियां नहीं हो, जी। ऐसे कोई प्रॉब्लम बहुत स्मूथ सा आपने इसको बैटर बनाना है, ठीक है। विदाउट एनी लम्स। घर में कौन पसंद करता है बेसनी चिल्ला? बच्चे भी बहुत शौक से खाते हैं। आज आप टेस्ट कीजिएगा, फिर बताइएगा। मुझे यूनिक सा लगा। अच्छा, मुझे बड़ा अच्छा लगता है कोई यूनिक डिश बने ना, बहुत मज़ा आता है। वो सिमिलैरिटी बस बहुत हो गई, थोड़ा सा चेंज होना चाहिए। बिल्कुल, ये देखें ये जी। देखिए इसका ये इस तरह का घोल बन गया। ठीक है जी। ठीक बड़ा है, अच्छा बना। बहुत ज़्यादा रनी नहीं है ये, और अभी ये थोड़ा सा थिक आपको लग रहा होगा, लेकिन अभी बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स जब इसमें जाएंगे तो हम इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो बैलेंस कर लेंगे। चलिए, जब क्या ऐड हो रहा है इसमें? अब इसके अंदर हम जो है वो चॉप अनियन ऐड करेंगे, ठीक है जी। लाए मुझे इसका बाउल मुझे दे दें। That's हाफ कप। it। ठीक है जी, ये उसमें ऐड कर देते हैं। इसके अलावा हम इसके अंदर सॉल्ट ऐड करेंगे ठीक है, एज पर टेस्ट। एज पर टेस्ट, या हाफ टी स्पून ठीक है जी। टेस्ट कर सकते हैं हम बस। सॉल्ट। और फिर ओके। टर्मेरिक पाउडर, हल्दी पाउडर हाफ टी स्पून, हल्दी पाउडर। रेड चिली भी हाफ टी स्पून जाएगी, ठीक है जी। नेक्स्ट। लाल मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च, क्रश रेड चिली हाफ टी स्पून, ठीक है जी। जीरा मैं इसमें जो है वो 1 टीस्पून पूरा ऐड कर रही हूँ, ओके, और अजवाइन जो है ये भी इसमें हाफ टी स्पून जाएगी। दैट्स गुड। ग्रीन चिलीज चॉप करके जो हमने रखी थी ये हम इसमें शामिल कर लेंगे, ग्रीन। ग्रीन चिलीज। ओके। और इसके अलावा ये सौंठ का पाउडर कह लें या जिंजर, ड्राइड जिंजर पाउडर कह लें, ये हमने हाफ टी स्पून इसमें ऐड किया। ओके। धनिया ऐड करके फिर इसको मिक्स। अच्छे से मिक्स कर लेना है आपने इसको। डन इट। अब इसकी कंसिस्टेंसी अगर आपको करनी हो थोड़ी सी, अगर आप देखें तो ये थोड़ा सा थिक ऑयल बैटर कितना है। डालना है? ऑयल एक सेकंड, क्योंकि पैन पैन गरम बहुत होगा। गर्म हो गया भाई। जी, ठीक है, डन इट। ओके जी, बिस्मिल्लाह। ओके, थोड़ा सा, थोड़ी काफी थिक नहीं हो गया? हम इसको सेट करेंगे। इसको सेट भी करना है? ये सेट हो जाता है ना? कंसिस्टेंसी इसकी सेट हम कर लेंगे, इसलिए क्योंकि अगर जो है वो हमने पहले से इसका लिक्विड बैटर बहुत ज्यादा कर लिया होता तो फिर वो इस वक्त इस स्टेज पे सेट नहीं होता, फिर हम इसमें और बेसन हम ऐड कर रहे होते। तो इसको तो हम जल्दी सेट कर लेंगे, सिर्फ आप बताएं आप मेरे से सेट हो रही है कि नहीं हो रही? सब आप सेट है ना, तो सेट है नहीं। इतनी शर्मा गए, क्या मतलब है मैं कोई बॉय हुए? कह रही है आपसे ऑलरेडी सेट हूँ। हमारे साथ एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बहन, कैसी हो? ठीक हो? मेरे प्यारे भाई शहजादे भाई, कैसे हो आप? ठीक हो? अल्लाह का एहसान है, आप ठीक हो? जल मक्सी से जी जी। नाम भूल गई हूँ। परवेज, हाँ, परवेज अली। परवेज भाई, मैंने अजीज बोल दिया, माजरत। परवेज भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का एहसान, आप खुश हो बहन? ठीक हो? अल्लाह का करम, मैं खुश तो हूँ, थोड़ा गला खराब है कल से। मेरा भी गला खराब हो गया है बहन। हमने बड़े गाने गाए हैं ना। जी जी। नहीं, मेरा भी गला। वो थोड़ा लस्सी वगैरह पी ली थी तो उसने गला पकड़ लिया मेरा ना, क्या जी करूं। जी और मेरे प्रोग्राम को बड़े शौक से देखते हैं आप परवेज भाई, कसम से। जी जी जी, मैं आपका प्रोग्राम देखता हूँ। अच्छा परवेज भाई, आप करते क्या हैं ये बताइए आज मुझे। मैं मजदूरी करता हूँ और काम नहीं करता हूँ। क्या करते हैं? मजदूरी करता हूँ। क्या बात है भाई, हमारी तरह है आप, इसका मतलब है। जी जी जी। ये बताइए मुझे, खाने में क्या पसंद करते हैं? भाभी क्या बनाती हैं? भरजाई? जी जी, खाने में मक्खन। खाने मक्खन और बहुत मुझे पसंद है, लस्सी और मक्खन। पक्का? जी जी। और आपकी बहन तो भाई जैसी ही लस्सी पी और गला खराब। और इसके अलावा क्या खाना पसंद करते हैं वो बताएं। और तो बस सब्जी वगैरह। अरे पालक वाह, है। क्या पालक होती है, साग होता है।
आपके वहाँ पे कोई अलग से साग होता है? जी जी जी, हमारे इलाके में साग होता है, पालक होते हैं, मीठे पानी वाला। अरे वाह भाई वाह, खूब मौजे ही मौजे। जी जी। अच्छा, अभी मौसम कैसा चल रहा है? गर्मी है बहुत बहन, बहुत गर्मी है। अच्छा, वहाँ पे बर्फबारी होती है? नहीं नहीं, सर्दियों में बहुत सर्दी होती है, गर्मी में बहुत गर्मी होती है, बर्फबारी नहीं होती। ओए ओए। अच्छा, ये जो बलूचिस्तान में जो अनाज के तौर पे ज्यादा क्या उगता है? अनाज होता है यहाँ पे, गीला था। दूसरा भी कुछ जो भी यहाँ पे लगता है सब कुछ होता है बहन जी। और फलों में क्या लगता है? फलों में फ्रूट, फ्रूट नहीं होता है, फ्रूट कोयटा से आता है। अच्छा, जी जी। जो कुछ खास फल होते हैं जैसे सेब लगता है बलूचिस्तान में? नहीं नहीं नहीं, वो कोयटा की साइड में, बलूचिस्तान में, ये हमारा छोटा इलाका है कोई। हाँ हाँ, मुझे पता है। नहीं, मैं आपका पूछ रही हूँ बलूचिस्तान में और क्या लगता है फलों में? फलों में अच्छा वांगन होते हैं, भिंडी होती है। अच्छा, जबरदस्त भाई। जी, अभी भिंडी आई है, वांगन आए हैं। परवेज भाई, आप समझ नहीं रहे, मैं आपको जिस तरफ आपसे उगलवाना चाह रही हूँ, कैसी कौन सी चीज है जो मैं वहां आके आपसे लेके जाऊं। जो आप बोलोगी बहन मैं आपको दे दूंगा, जो आप नहीं 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 बोलोगी। नहीं, भेजना भेजना कुछ नहीं, वो तो ऐसी मैं मजाक, जब मैं आऊंगी ना फिर मैं ले लूंगी, ठीक है? ठीक है बहन। वो वंस अपॉन अ टाइम एक दफा की जिक्र है कि मैं आऊंगी। मुझे मेरा काम है, 2 साल से बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि आप यहाँ आए हमारे साथ, हमारे शहर है, लेकिन मैं अभी तक गई नहीं हूँ। मैं यहाँ से निकल ही नहीं पाती तो मैं कहाँ जाऊंगी। लेकिन चले, आप लोगों की मोहब्बत है, आप लोगों का दिल रख लेती हूँ कि मैं आऊंगी, लेकिन आना होता नहीं है, मजबूरी है, क्योंकि मैं यहाँ डेली लाइव शो करती हूँ, सिर्फ सैटरडे संडे छुट्टी होती है। 2 दिन के लिए मैं इतना ट्रैवल करके वहाँ जाना मेरे लिए काफ़ी मुश्किल है, लेकिन मेरे रब ने जब चाहा कि मैं अपने भाई से मिलने आऊँ तो ज़रूर मिलने आऊँगी, पक्का। बहन मैं आता हूँ ना, मैं आपके लिए लाऊंगा, आपके लिए। अरे आप आएंगे? जी जी, मैं आ जाऊंगा आपके खिलाफ। जो भी लाना 2 लेकर आना। जी जी जी। मजाक है। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया परवेज भाई, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आप जब आएंगे आपकी बहन हाजिर है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज। चलें जी, ये यार हमारी बातों में ही पक गया। जी बिल्कुल। वाह। ये देखें, जब एक साइड जो है वो पैन अपनी साइड लीव कर देगा, आपको ये महसूस होगा कि एक साइड से कुक हो चुका है, तो आपने इसको फ्लिप कर देना है, टर्न कर देना है, और सेकंड साइड से आपको इसको कुक कर लेना है। यार तुम तो इस तरफ पिज्जा भी बना सकती हो, जीनियस हो। मैं बिल्कुल आपको बना सिखा सकती हूँ। दूंगी, पक्का मैं आपको सिखा दूंगी। नहीं, आप कहेंगी तो मैं बेकिंग भी अच्छा, अच्छी पहले ये करती हूँ। बताओ कि ये उसी तरह बनाए जिस तरह मैंने आपको कहा था? जी बिल्कुल, जैसे आपकी रेसिपी थी ना, वही सेम एग्जैक्ट मैं फॉलो कर रही हूँ। यस, ये सब क्रेडिट गोज टू मिस सभी। हाँ जी, जल्दी से अपना, वो कहते हैं ना, काम कोई और करे, हमारे जो हमारी फितरतन में है, हमारे इदारों में भी ये होता है, काम कोई और का झंडा किसी और का लगा रहे। क्यों भाई? अब नई क्रिएशन करो भाई, नया काम करो, ये हर जगह है, घरों में भी है। पकाएगी बड़ी बहन, छोटी बहन बोलेगी नहीं नहीं मैं थी ना वहाँ पर, चम्मच तो मैंने ही मारा है। तो यहाँ पर जो चम्मच का किरदार है ना, हर जगह पर है बहन, क्या करें। बात ये कोई चम्मच नया चलाने काम वाले नहीं की करना वैल्यू चाहते होती है ना। लोग। आप देखें, कटिंग्स वगैरह आप सब किसी और से करवा लें, एक सेकेंड, और बस आप जो है वो चम्मच चलवा लें और आप कहें कि बस मैंने पकाया है। क्या बात है, कोई तो है मेरा साथ देने वाला, कॉन्फिडेंस से बोलिए। ऑन एयर बोल रहे बोल दी, बोल दी भाई। नहीं है यार, कोई न्यू क्रिएशन नहीं है, एग्जैक्टली। मजा नहीं आता यार। वैसे मैं क्या चैनल पे आई थी ना, नई क्रिएशन के साथ आई थी, कॉन्फिडेंटली कह सकती हूँ। बिल्कुल, अपना भी कुछ होना चाहिए ना। मैं तो कहती हूँ कोई भी काम करे ना, यूनिक लेकर आए। दूसरों की कामों की अड़ंगे पड़ंगे मुझे समझ में नहीं आते। ट्रेंड फॉलोअर्स हम बन गए हैं। बात ये है कि नहीं, जो वो चीज ट्रेंडिंग में आती है हम उसको फॉलो करने लग जाते हैं। हम ये मैं नहीं कहती हूँ देखते जब कोई कदम रखे ना तो सारे लोग करें, अरे वाह भाई वाह, क्या बात है। अब हमारे पास वो असल लोगों के पास करने को कुछ नहीं होता, बोले ये काम कर लेते, बने बनाए हलवे पे पीनट उठाने के काम करते हो तुम लोग। बिल्कुल। कैसे लोग हो तुम लोग, कोई यूनिक काम करो बस, मजा है। हम लोग भी आपको नहीं, हमारे मुंह से कभी वाह निकल ही नहीं पाती है। रमजान ट्रांसमिशन यकीन करें आउटस्टैंडिंग, माशाल्लाह वीनस टीवी पे गई है, और ये फीडबैक मेरा नहीं है, जो लोग नाथवा हैं, और अल्लाह का शुक्र हमने किसी नाथवा से कोई चार्जेस नहीं लिए, अल्लाह माफ करे। बड़ा सुन के बड़ी हैरानगी थी कि बहुत सारे चैनल में 300 रुपए लिए गए नाथवाओं से। तौबा इस्तगफार। मैं तो अल्लाह की पनाह के नबी का नाम लेने वाले और अल्लाह का जिक्र करने वाले, हम उसको भी नहीं छोड़ा हमने, ऐसे लोग भी हैं।
लेट्स सी, अल्लाह माफ़ करें हमारे डायरेक्टर को, अल्लाह ज़िंदगी दे अर्श को, कि उसने ये चीप क्रॉस कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं करना। और बड़ा अच्छा रमज़ान ट्रांसमिशन की अल्लाह ने इज़्ज़त रखी। और ना बहुत सारे जो गेस्ट आए उन्होंने कहा कि भाई हम और चैनल पे भी जाएं, लेकिन वीनस की बात कुछ और है। इबादत रमज़ान में आना और वीनस टीवी पर आना, बिल्कुल नो डाउट दे फील प्राउड कि हम इबादत रमज़ान का हिस्सा बन रहे हैं और चैनल से एज कॉम्पेयर। तो ये मेरे लिए बाखुदा एजाज़ की बात है। मैंने अपने चैनल के लिए, हमने जितना भी, बल्कि हमारे और बहुत सारे लोग हैं, होस्ट हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैं उनको अप्रिशिएट करती हूँ। और सरवर साहब बहुत अच्छा कर रहे हैं, और बहुत सारे हैं जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। मुनीर मेमन बहुत अच्छा कर रहे हैं, वीनस एचडी पे हैं, लेकिन पहले वो हम लोग सब एक ही उस पे थे, लेकिन अब एंटरटेनमेंट अलग हो गया है, वो अलग हो गया, एचडी अलग हो गया है, लेकिन सब अपने अपने डोमेन में, किसी एक का नाम लेना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन अपने अपने जगह पर सब बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। लेट्स सी, इस बेहतरीन काम में, ये बेहतरीन में बेसनी चिल्ला चिल्ला, ये कुछ और नाम रखो ना, बेसनी चिल्ला क्यों बोल रहे हैं? अंडा बोल रहे हैं। हाँ, अंडा तो इसमें डाला नहीं है। That's good. रोटी कह नहीं सकते। बेसनी पराठा, हाँ पराठा कह लें। इसे इसके अंदर क्या कहना है? वेज भी डाल सकते हैं जी, आप जो चाहें वेजिटेबल्स इसमें आप ऐड कर सकते हैं, बस इसे That's- निकाल लीजिएगा। अब करूं, इसको बंद कर दूं? जी जी निकाल। ये सिलेंडर तो नहीं है ना? ओके, डरती हूँ बहन, उस दिन भी एक हरकत हो गई मुझसे। बिस्मिल्लाह, वाह। इसे जो है वो हम चटनियों के साथ सर्व कर रहे हैं, ग्रीन चटनी और इसके अलावा इमली की चटनी। क्या बात है। और जी नाजरीन, जी सुफा ये बताइए, ये आपकी ये एक कॉमन जनरली रेसिपी है या आपने इसको क्रिएट किया? तो ये मेरे इन-लॉज की रेसिपी है। ये मैंने भी अपने इन-लॉज में, जब मैं आई शादी करके, तब मैंने उन लोगों से ये रेसिपी सीखी थी और हमारे घर में जो है वो इस तरह से बनती है। बहुत से लोग इसके अंदर जो है वो टमाटर ऐड करते हैं और भी मसाले ऐड करते हैं, मगर हमारे यहाँ पर ये इन बेसिक मसालों से ये बनाई जाती है। दैट्स गुड, बहुत अच्छा। सुबह काशिफ जो हमारे साथ एवरी थर्सडे होती है और बाखुदा कम बजट में ज़बरदस्त, इसे आप शाम में स्नैक्स के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं, सुबह नाश्ते में, बच्चों को जो है लंच में स्कूल में दे सकते हैं। तो मुझे ये तुम्हारा ये रेसिपी बहुत है, मैं इसको ज़रूर ट्राई, यू मस्ट बी ट्राई एट होम, आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। अच्छा जी, मैं बात करी हूँ अच्छे काम की, आप कुछ यूनिक काम करें। अभी हमारे कराची के गवर्नर, सिंध के गवर्नर कामरान टसोरी साहब, बहुत सारे गवर्नर आए, इशरतुल इबाद से मैं देख रही हूँ, इमरान इस्माइल आए, और कौन आए थे, जुबैर साहब आए, जो मैंने नाम सुने, लेकिन यकीन करें मुनफरिद जगह वही है। मेरी बात वहीं आ गई कि कोई काम करे तो लगे कि किसी ने यूनिक काम करके दिखाया है। हमें खराबियां निकालने तो आती हैं, लेकिन अगर हमें कुछ रिप्रेजेंट करना हो, आपको अपनी आइडेंटिटी रिप्रेजेंट करना हो, आपको सबसे मुनफरिद नजर आना हो, तो समझ लें आपका मुकाबला आपसे, और आप कैसे डिफरेंट नजर आते हैं आप अपने काम से प्रेजेंट करें। वही जगह है, वही गवर्नर हाउस है, और कामरान टसोरी साहब ने वो काम कर करके दिखाया है जो इतने सारे गवर्नर नहीं आए। जगह वही है, यू नो, ओहदा वही है, जगह वही है, जगह वही है, लेकिन उन्होंने बिल्कुल काम वही क्या पावर दिखाया है जो बाकी सबके राशन पास उन्होंने था। बांटे, उन्होंने वहां दस्तरखान लगा के दिए, आईटी में जबरदस्त काम कर रहे हैं, बच्चों को जॉब की अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, और मजीद उनकी क्रिएशन है। इसे कहते हैं कि मेरा मुकाबला मुझसे है। आप चेक करें आपका लेवल किससे है। लेट्स सी, यहाँ लेंगे ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। और देखिए लाइट्स ऑफ पाकिस्तान विद अर्श के साथ, और गवर्नर साहब का अगर लग जाए अमान भाई तो क्या बात है, नहीं है तो कोई भी लाइट्स ऑफ पाकिस्तान प्ले करे और दिखाएं कि लाइट्स ऑफ पाकिस्तान कराची का शहर जो है वो कितना जगमगाता है, क्या हो रहा है, इवेंट्स हो रहे हैं, एग्जीबिशन हो रही है, सेमिनार हो रहे हैं, और हम वहाँ जाते हैं, कोई भी चार्जेस नहीं है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जब मैं आपके लाइट्स ऑफ पाकिस्तान में जाऊँ या पाकिस्तान लाइट्स ऑफ पाकिस्तान प्रेजेंट करूँ तो लगे कि ये मेरा कराची, ये मेरा पाकिस्तान। देखें लाइट्स ऑफ पाकिस्तान विद अर्श के साथ। लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद सभी वीनस टीवी के साथ।
अगेन गुड मॉर्निंग विद सभी में खुश आमदीद कहती हूँ। और जी ये जो सेगमेंट है ये आप सबके लिए बहुत ज़रूरी है। आप ऐसा कह रहे होंगे कि सभी ऐसा क्यों कह रही है, वाई? वो इसलिए कि हम एक जो मुआशरा क्रिएट करते हैं, मुआशरा किससे बनता है? आने वाली नस्लों से। और हम अपनी नस्लें क्या पैदा कर रहे हैं, कैसे उसको अपग्रेड कर रहे हैं, कैसे उनकी तरबियत कर रहे हैं, कैसे उनको तालीम दे रहे हैं, और हम उस माशरे को कैसा प्रेजेंट कर रहे हैं और कैसा देखना चाहते हैं। इसमें सबकी कंट्रीब्यूशन है, एक दिन से 100 साल तक की कंट्रीब्यूशन है। इसमें हमारी हुकूमत वक्त की कंट्रीब्यूशन है, हमारे वालिदैन की, हमारे असातिज़ा की, हमारे अहले मोहल्ला की, हमारे दोस्तों की, सबकी कंट्रीब्यूशन है। एक डॉक्टर भी बनता है, एक इंजीनियर भी बनता है, एक स्कूल का टीचर भी बनता है। वो तमाम लोगों की कंट्रीब्यूशन से एक बंदे की शख्स से शख्सियत बनने में हम सब का किरदार है। आप अब सोच रहे होंगे ऐसा क्या है? मुझे एक बात बताएं कि जिसने, अगर दो लोगों में बड़ा फर्क होता है, जिसने मेहनत करके अपने आप को प्रेजेंट किया होता है, और एक वो होता है जिसे कुछ नहीं पता होता और हम उसके आगे अंबार लगा देते हैं हर चीज़ के, फिर उसको हैसियत और वक़्त नहीं मालूम होती, उसका वेस्ट होना उसको मालूम नहीं होता। जस्ट लाइक इज अ पाकिस्तान। मुझे बताइए ना, मेरे बराबर में उस शख्स को खड़ा कर दिया जाए जिसने पाकिस्तान बनते हुए अपनी आंखों से देखा हो, और वो मुसीबतें खुद सही हो, उसमें और मुझ में कितना फ़र्क होगा कि जो पैदा हुई उसे पता ही नहीं है, क्योंकि हर चीज़ मुझे गॉड गिफ्टेड मिल गई। पाकिस्तान गॉड गिफ्टेड मिल गया, इसीलिए मैं जगह जगह थूक देती हूँ, कचरा फेंक देती हूँ, मुझे नहीं पता, मैं रॉन्ग टर्न ले लेती हूँ, मैं वायलेंट करती हूँ, मैं शोर करती हूँ, कॉलेज से गुजरते हुए ज़ोर से हॉर्न देती हूँ, क्योंकि मुझे पाकिस्तान बनते हुए तकलीफ़ नहीं हुई, क्योंकि मैं उसके बराबर नहीं हूँ। एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। बिल्कुल उसी तरह एक लड़का डॉक्टर बनता है, उसका बाप उसके हाथ में डिग्री पकड़ा देता है, उसने कोई पेपर नहीं दिया, लेकिन उसे डॉक्टर बना दी, क्योंकि उसके बाप की एक विश थी मेरा बेटा डॉक्टर हो। और उस बच्चे को जिसने बड़ी मेहनत की हो, उसका बाप ठेले पे काम करता हो, एक शॉपकीपर हो, भुट्टे लगाता हो, कुछ भी हो, लेकिन उसने अपने बच्चे को बड़ी मेहनत से, और उस बच्चे ने बड़ी मेहनत की हो, मुझे बताए ना फिर कौन कसूरवार है? उस बच्चे को मैं उसके बराबर में खड़ा कर दूं जो मेहनत से पास किया, उसके बराबर में जिसके लिए एक अलग से रूम क्रिएट किया, और जाके बोलो उसे जाके चीटिंग कर ले। मुझे बताए ना वो कब अहमियत महसूस करेगा कि मैंने बड़ी मेहनत से आज मैंने डॉक्टरी की है, इंजीनियर बनाऊँ। उसकी तो उसने सीट को भी ज़ाया किया, और आगे चल के उसने डॉक्टरी भी नहीं की, उसने एक सीट को भी ज़ाया किया। डिटेल बहुत है, समझ की बात है। खुदा के लिए इब्तदा के तौर पे बच्चों को 9-10 में ऐसी सपोर्ट ना करें जिसे चीटिंग कहते हैं, जिसे नकल कहते हैं। आप लोग बड़ा वकार समझते हैं कि मेरे बच्चे की बड़ी बेइज्जती होगी कि भाई वो पास नहीं, वो 5 पेपर क्लियर नहीं किए, मैट्रिक में 1 ग्रेड नहीं लिया, मेरा नाक कट जाएगा। बड़े अफसोस की बात है। आप अपने बच्चे को इब्तदाई तौर पे तबाह और बर्बादी के दहाने पे खड़ा कर रहे हैं, आपको उसकी तबाही के असरात नहीं मालूम कितने ख़तरनाक हैं। लेट्स सी, आज हम बात करेंगे बच्चों को जो हम नकल की तरफ रुझान बढ़ गए, क्यों, इसमें किसका हाथ है? हमारे साथ एक कॉलर है, बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरे साथ कौन? मेरी बहन? मैं से बात कर रही हूँ, शहनाज। आवाज़ बहुत कम आ रही। शहनाज कहाँ से? मुल्तान से, बाबरडोर मुल्तान से। अच्छा जी, शहनाज नाम है आपका? हाँ जी। कैसी हैं आप? ठीक है अल्लाह, आप सुनाए, आप ठीक हो? मैं ठीक हूँ। आपका हैं जी बड़ा प्यारा है। हैं जी। थैंक यू। अच्छा, प्रोग्राम देख रही हैं? अच्छा लग रहा है? हाँ जी, बहुत अच्छा लग रहा है। डेली देखते हैं आपका प्रोग्राम। बहुत क्या अच्छा लगता है मेरी बहन आपको? आप मुझे बहुत प्यारी लगती हैं, मतलब आपको शो बहुत प्यारा लगता है, जैसे का मतलब टोटके वगैरह बताती हैं। वाह जी वाह, क्या बात है। आपको ये अच्छा लगता है? रोजाना देखती हैं? यस जी। खुद देखती है या अम्मी भी देखती हैं?
नहीं, हम बहनें देखती हैं। अच्छा, क्या बात है, कुछ सीखने को मौका मिलता है मेरे प्रोग्राम से। बिल्कुल। क्या बात है भाई, अच्छा टीवी पे भी देख रही है। चलिए शहनाज, बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत, आपने कॉल की सिर्फ ये कहने के लिए कि आपका मुझे मेरा प्रोग्राम आपको अच्छा लगता है। मैं बहुत दिल से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। अच्छा, अब इस प्रोग्राम के इस सेगमेंट को जरूर देखिएगा, ठीक है? ओके, अल्लाह हाफिज। असल में बहुत देर होल्ड होता है तो वो गुफ्तगू जो चल रही होती है, बात हो रही थी कि बच्चों को हम, हर घर का ये मसला है, चाहे वो अपर क्लास हो, मिडिल हो या लोअर हो, हमें सीरियसली और संजीदगी के साथ इसको सोचना पड़ेगा। मेरे साथ मेहमान यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। आज मौजू है कि बच्चे जो पेपर्स में नकल करते हैं उनको कौन ये हेल्पिंग हैंड प्रोवाइड करता है, और टॉप टू बॉटम किसका सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है इसमें। क्या बच्चों कसूरवार है, पेरेंट्स या टीचर, कौन कसूरवार है इसके अंदर, या उनके दोस्त? मेरे साथ यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं, एजुकेशन से उनका गहरा ताल्लुक़ है और तमाम एजुकेशन सिस्टम से उनका गहरा ताल्लुक़ है। तो मेरे साथ यहाँ तशरीफ़ रखते हैं इमरान खालिक, IK कोचिंग सेंटर के डायरेक्टर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे इमरान? अल्लाह का शुक्र। माशाल्लाह, स्कूल, कॉलेज और तमाम शोबा तालीम से आपका गहरा ताल्लुक़, और बिल्कुल आप गुफ्तगू जारी रखेंगे। हमारी एक और मेहमान है, उनसे भी मिलवाते हैं। मेरे साथ यहाँ तशरीफ़ रखती है राहिला इमरान साहिबा, यहाँ पर NJF स्कूल की डायरेक्टर है। अस्सलाम वालेकुम राहिला जी, कैसी हैं आप? ठीक है। और इनका भी ऑफ कोर्स मैं कहूँगी कि तालीम के साथ एक गहरा ताल्लुक़, एजुकेशन सिस्टम से गहरा ताल्लुक़। सबसे पहले इमरान की तरफ चलती हूँ। इंट्रो आपने मेरा सुना और हर बार आपका सर हिल रहा था कि जैसे मैं सही कह रही हूँ, लेकिन मुझे नहीं मालूम मैं कहाँ तक सही हूँ, क्योंकि अभी तो हमें जज करना है कि गलती और कोताही कौन सी जगह से इंडिकेशन कर रही है, निशानदेही कर रही है। इमरान साहब क्या कहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो कसूरवार जहाँ तक मैं समझता हूँ इसमें हम सब कसूरवार हैं। ठीक है। इसमें पेरेंट्स सबसे पहले कसूरवार हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो टीचर्स हैं वो भी कसूरवार हैं, ठीक है, और उसके बाद फिर जो इन्वायरमेंट हमें जो लोग इससे फ़ायदा उठाते हैं वो इसी वजह से उठाते हैं कि हम लोग भी कसूरवार हैं। देखिए, आपका बच्चा जब बेबीज़ में एडमिशन लेता है किसी स्कूल के अंदर, चाहे वो छोटा स्कूल हो चाहे बड़ा स्कूल हो, तो अब वो नकल क्यों नहीं करता? क्यों नकल नहीं करता? एक क्लास में 80-80, 100-100 बच्चा बैठा होता है, एक टीचर बैठी थी, क्यों नकल नहीं करता उस वक्त? बिल्कुल सही। वो बिल्कुल भी उसमें नकल नहीं करता, क्योंकि उसको पता है कि नकल होगी ही नहीं। उसको सुनने में ये बात आती ही नहीं है कि नकल होनी ही नहीं है, तो इसलिए वो नकल करता ही नहीं है। उसके जहन में नकल का कॉन्सेप्ट जाता ही नहीं है। अब क्या होता है कि एक टाइम पे स्कूल जाना, टाइम पे स्कूल से आना, एक डिसिप्लिन जो होता है लाइफ में उसकी मौजूद होता है। अब जब वो उसके जहन में हम पहले से ये बात डाल देते हैं, बेटा 9 में आ जाओगे, मर्जी है स्कूल जाओ या मर्जी है स्कूल ना जाओ, कोई इशू की बात नहीं है, आप जाना है स्कूल जाओ, नहीं आपको जाना स्कूल नहीं जाओ, कोई इशू की बात नहीं है, 9 में आ गए आप, ठीक है। फिर साथ ही साथ ये होता है कि भाई 9 में सबसे पहले बच्चे के जहन में क्या होता है कि यार फला जगह सेंटर पड़ा, यहाँ नकल होगी कि नहीं होगी। तो जब आप उसके जहन में ये कॉन्सेप्ट डाल देंगे कि 9 में जाने के बाद आपका पहला सवाल ये होगा कि नकल होगी या नहीं होगी, तो उसके बाद वो किस तरीके से सोचेगा कि क्या नाम है कि मैं जो हूँ पेपर जो है नॉर्मल तरीके से करूँ अपना। फिर दूसरी बात क्या कि अगर नकल हो रही है, नकल बेतहाशा हो रही है, तो ये नकल करा कौन रहा है, किस तरीके से पेपर आउट हो रहे हैं, किस तरीके से पेपर आउट हो रहे हैं, ये कौन पेपर आउट कर रहा है, और फिर सबसे बढ़कर इस पेपर को सॉल्व कौन कर रहा है। ओहो, डेफिनेटली अगर उस बच्चे के अंदर इतनी सलाहियत है कि उस पेपर को वो सॉल्व कर सकता है जो कि उसको 1 घंटे पहले या 2 घंटे पहले मिल रहा है, तो वो उसको याद भी कर सकता है। बिल्कुल ऐसा। तो सबसे पहले ये देखा जाए कि पेपर निकाल कौन रहा है और उसको सॉल्व कौन कर रहा है। वो सॉल्व डेफिनेटली कोई टीचर से ही करवा रहा होगा, वो सॉल्व भी कोई टीचर ही करके दे रहा होगा उसको, और जो आउट कर रहा है वो तो कसूरवार है ही, साथ साथ वो टीचर भी कसूरवार है जो कि उस पेपर को सॉल्व करके उस बच्चे को दे रहा है। बिल्कुल ऐसा। क्योंकि ऐसे बच्चों का कोई फ्यूचर नहीं होता। आप देखिए कि हम लोग क्या कहते हैं कि जब वही बच्चा यूनिवर्सिटी में एडमिशन देने के लिए जाता है जो A1 ग्रेड लाया हुआ होता है इंटर में, और वो वहाँ का टेस्ट क्लियर नहीं कर पाता, फिर हम कहते हैं यार बच्चे के साथ नाइंसाफ़ी, बच्चे के साथ नाइंसाफ़ी नहीं हुई है, बच्चे के पास आपकी वो नॉलेज ही नहीं है कि जिसकी बुनियाद पर वो आगे किसी अच्छी जगह पर एडमिशन ले सके। ओके, तो ये सारा एक यानी कि एक पूरा सब इसमें कहीं ना कहीं हम लोगों ने अपना अपना हिस्सा डाला हुआ है। देखिए, आपके जो रिलेटिव्स होते हैं, आप एजुकेशन की फील्ड में हैं, अब आपको फ़ोन कौन करता है
यार ये फला जगह सेंटर पड़ा है मेरे बेटे का, हाँ। यहाँ पे कोई जानने वाला है? हाँ आप तो जी। एजुकेशन सेक्टर से ताल्लुक रखते हो, आप तो ठीक, 20 साल से पढ़ा रहे हो। ठीक है, बच्चे को अब पहले हम गलती के सपोर्ट हम पेरेंट्स पूछ रहे हैं ना, उसके फादर पूछ रहे हैं कि भाई यार आपका जगह सेंटर, यार देखो कोई जानने वाला है, कोई जानने वाला, उसकी अम्मी आपको कॉल कर रही हैं, फिर आपके जो रिलेटिव्स हैं वो आपको कॉल कर रहे हैं, यार मेरे बेटे का यहाँ सेंटर पड़ा है, मेरे बेटे का वहाँ सेंटर पड़ा है। यार पूरे साल में 365 दिन हो सकते हैं, तुम बच्चे को हर सहूलत दे रहे हो, तो उसमें उसको पढ़ने के लिए तरफ नहीं लेके जा सकते? तो ये चीज़ की तरफ हमें देखना पड़ेगा कि भाई सबसे पहले पेरेंट्स को ये चीज़ छोड़नी पड़ेगी कि कहाँ सेंटर पड़ रहा है, कि आखिर में हल क्या होता है, एमसीक्यूज करा दो। तो जिस तरीके से ये एमसीक्यूज आए हैं हमारे पास कि भाई एमसीक्यूज बेस पे पेपर हो, तो इसको कैम्ब्रिज सिस्टम की तरह लेके जाना चाहिए कि उनको पता है कि कैम्ब्रिज में नकल नहीं होती। बिल्कुल ऐसा। क्यों नकल नहीं होती? कि कहीं से भी आपको चैप्टर पढ़ना है, जिस बच्चे ने चैप्टर पढ़ा हुआ है कहीं से भी सवाल बनकर आ जाएगा और वो बच्चे को सॉल्व करना है। बिल्कुल ऐसा। अब हमारे मैट्रिक सिस्टम में क्या है कि भाई वही 5 ईयर से पेपर आता है, ये तो मेहरबानी है कि अब इन्होंने एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ चले गए, तो ये इसी तरीके से कर देंगे कि भाई चैप्टर से कहीं से भी सवाल पूछ लिया जाएगा और बनकर आ जाएगा, तो नकल का कल्चर खत्म हो जाएगा। ओके, आगे चलते हैं। हमारे साथ राहिला जी तशरीफ रखती हैं और उनसे भी पूछते हैं, क्योंकि क्या यहाँ पर जरा सा मुझे फ़र्क लगता है कि लड़कियाँ कम चीटिंग करती हैं एज़ कम्पेयर टू लड़कों के, ऐसा है कि नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। देखें, हमें हर चीज़ को इनकरेज करना चाहिए। ठीक है। हम बॉयज़ को ऐसा कह के डिस्करेज नहीं कर ठीक सकते। है। बॉयज़ बहुत मेहनत करते हैं बेचारे, लेकिन देखें एक हमारे पास छोटा सा बॉक्स है, उसके जी। अंदर जितनी गुंजाइश है उतना ही अंदर जा सकता है, हम उसको ज़बरदस्ती ठूस नहीं सकते। तो एज़ कम्पेयर टू गर्ल्स मेरे ख्याल से बॉयज़ का थोड़ा सा मेंटल इशू होता है, वो और बहुत जगह डिस्ट्रैक्ट होते हैं। उन्होंने बाइक्स पे बाहर भी जाना है, उन्होंने आउटिंग भी करनी है। गर्ल्स एज़ कम्पेयर टू दैम घर में रहती हैं, अपना टाइम घर में गुजार रही होती हैं, उनके पास वास्ट एक वो जगह होती है कि वो अपने एजुकेशन को प्रॉपर टाइम दे अच्छा, रही क्या होती आप हैं। समझती हैं कि चीटिंग के अब नए नए तरीके, कुछ रिकॉर्ड तोड़, बकौल इमरान साहब के इस बार चीटिंग रिकॉर्ड तोड़ हुई, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पेपर लीक हो जाता है। Exactly. अगर या प्रोग्राम देख रहे हैं तो प्लीज़ ज्वाइन विद अस, क्योंकि वो बहुत अच्छा बोलते हैं माशाल्लाह, मेरे बड़े अच्छे कॉलर हैं और उनकी नॉलेज बड़ी स्ट्रॉन्ग है। तो मैं ये पूछूंगी कि ये जो बात में, एक तो मेरा फ्यू सेकंड में बात, हाँ जी, पेपर लीक, इस बार जो चीटिंग की जो लेवल है वो बड़ा, एक पेपर लीक होना, यकीन करें हम, वो मुझे अच्छी तरह याद है कि 5 साल क्या चलता था, 5 साल 5 ईयर, वो हम बड़ा स्टडी करते थे। पिछले साल कौन से सवाल आए वो नहीं आएंगे, लेकिन कभी कभी वो पूरा साल रिपीट हो जाता था कि मुझे लग रहा है कि वो जो पेपर बनाने वाला किसी शादी में मसरूफ होगा, उसने एज इट इज़ दोबारा पेपर वही वाला के, और पेपर लीक हो जाना और बाकायदा वायरल हो जाना। अब तो बहुत आसान हो गया वायरल करना, व्हाट्सअप करो तो सब चीज़ें डिलीवर हो जाती हैं। तो ये पेपर लीक होने का क्या रीज़न हो सकता है? देखिए रीज़न हम खुद हैं। ओके, जब हम फोकस पढ़ाई पे नहीं करेंगे और शॉर्ट टर्म्स ढूंढेंगे तरक्की के लिए, पास होने के लिए, हर चीज़ के लिए, तो हम फिर नए नए तरीके ईजाद करने वाले भी खुद हैं। और एज़ कम्पेयर टू पुराना ज़माना, ये वाले ज़माने में जब हमारा सोशल मीडिया ग्रो कर रहा है, तो ऑब्वियसली नए नए तरीके तो बच्चे खुद ही निकाल लेते हैं। अच्छा, ये जो जिस तरह इमरान साहब ने कहा कि पेरेंट्स खुद कॉल करके कहते हैं कि मेरे बच्चे का सेंटर कहाँ पड़ रहा है, और अगर आपकी कुछ सेटिंग हो किसी टीचर के साथ, अच्छा यकीन करके गवर्नमेंट अपने तई बड़ी स्ट्रॉन्ग बनती है, वो डिफरेंट टीचर्स को हायर करती है, कोई कहाँ से आया होगा, कोई कहाँ से, किसी का कोई पता नहीं, नसीब की बात है। फिर स्कूल का भी है, कौन से स्कूल में जो है वो डिफरेंट, इस स्कूल में पढ़ता है तो किसी और स्कूल में पढ़ गया, वो डिस्टर्बेंस। अच्छा, बच्चे से ज़्यादा पेरेंट्स परेशान है। देखिए इसमें ये होता है ना, आप ये समझिए कि जो कैमरे सिस्टम है ओ लेवल ए लेवल का, वहाँ पे कभी आपने सुना है नकल होते हुए? सवाल ही पैदा नहीं होता कि नकल हो सके वहाँ। तो आप ये कहना चाहते हैं कि स्कूल की पढ़ाई जो है वो बेहतर है, लेकिन बच्चे खुद मुतवज्जा नहीं हो रहा, आप ये कहना चाहते हैं? देखिए इसकी 2 वजूहत हैं। क्योंकि आपने कहा ना कि कैम्ब्रिज बार बार हो रहा है, कैम्ब्रिज स्कूल की पढ़ाई अच्छी है, स्कूल की तो दूसरे की स्कूल की भी पढ़ाई अच्छी है, देन नहीं, स्कूल्स की पढ़ाई का इशू नहीं हो रहा। देखिए कैम्ब्रिज के अंदर नकल इस वजह से नहीं होती क्योंकि उनका जो पेपर है वो चैप्टर बेसिस पे आता है। ओके, कि चैप्टर बेसिस पे आएगा कि जिस बच्चे ने चैप्टर पढ़ा है वही उस सवाल को सॉल्व कर सकता है। ठीक है, तो वहाँ पे, और उसके अलावा उनका चेकिंग बैलेंस बहुत है। जिस जगह पे बच्चे बैठे हुए होते हैं वहाँ पे कैमरे लगे हुए होते हैं जहाँ पे उनका पेपर हो रहे होते हैं। फिर उनको भी जो कैमरे पे बैठा हुआ होता है उसके ऊपर भी कैमरे लगे होते हैं, एक बंदा होता है देखने के लिए कि ये देख भी रहा है सब जगह पे कहीं हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो वहाँ पे तो नकल का कॉन्सेप्ट ही नहीं होता कि नकल कर सके। इसी तरह आगा खान बोर्ड है, आगा खान बोर्ड के अंदर कम स्कूल्स हैं लेकिन वहाँ पे भी नकल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो जिस तरीके से बोर्ड डिवाइड करेगा ना अपने आप को, जैसे मैट्रिक बोर्ड है हमारा, ठीक है, मैट्रिक बोर्ड में 20 साल 25 साल पहले भी आप चले जाएं तब भी आप सुनेंगे नकल हो रही है, अभी भी नकल हो रही है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि मोनोपोली है।
मोनोपोली किस तरीके से कि जैसे मैट्रिक बोर्ड के अंदर इस दफ़ा 3,93,164 बच्चे जो हैं वो अपीयर हुए जो मैट्रिक के 9 के पेपर दे रहे हैं। 505 सेंटर इन्होंने बनाए हैं उन बच्चों के लिए कि जो मुख्तलिफ जगह पे 505 सेंटर बने हुए हैं, जिसमें से 148 सेंटर जो है वो गवर्नमेंट स्कूलों के हैं और 357 जो सेंटर्स हैं वो आपके प्राइवेट स्कूल्स हैं। उन प्राइवेट स्कूल्स में भी जो बड़े स्कूल्स होते हैं, जो टॉप के लेवल के स्कूल्स होते हैं, वो अपने यहाँ सेंटर पढ़वाते ही नहीं है कि हमारा फर्नीचर ख़राब होगा या हमारे मसलों का हमें ज़रूरत नहीं है। तो उन 357 जो प्राइवेट स्कूल है उसमें 250 जो छोटे स्कूल्स हैं उन जगह पे सेंटर पड़ा है। अब वो ओवर क्राउडेड होता है। अब उस स्कूल में बैठने की जगह ही जो है आपके 200 बच्चों की बैठने की जगह है, वहाँ पे आप उसमें 400 बच्चा बैठा दोगे तो आप चैनल्स पे सारे देख रहे हैं कि बच्चे ज़मीन पे बैठ के पेपर दे रहे हैं, पंखे नहीं चल रहे, लाइट गई हुई। तो उसका रीज़न ही यही है कि भाई आप इसको जिस तरह अब आप डिफाइन आप देखें, पहले से मैट्रिक बोर्ड होता था, मैट्रिक बोर्ड के साथ साथ ये कैम्ब्रिज सिस्टम था, लेकिन कैम्ब्रिज सिस्टम पे हमारे जहन में ये है कि सिर्फ अपर क्लास जो है वो कैम्ब्रिज सिस्टम की तरफ ज़्यादा जाती है, मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास है जो हमारे वो मैट्रिक सिस्टम की तरफ ही जाते हैं। अब क्या हुआ है कि आगा खान बोर्ड आया, आगा खान बोर्ड के बाद अब ज़ियाउद्दीन बोर्ड आया है। तो इस तरीके से जब बोर्ड्स बढ़ते जाएंगे और तो बच्चा भी डिस्ट्रीब्यूट होता जाएगा, तो मैं ये समझता हूँ कि नकल का रुझान फिर कम होता जाएगा, क्योंकि फिर अभी 4 लोग बैठे हुए हैं, जब यही 10 तरह के 10 जगह के बोर्ड बन जाएंगे, 10 अलग अलग जगह से लोग बच्चे इनरोल्ड होंगे, तो वहाँ पे सब में अंदर क्या होगा कि भाई हम अपने अदारे को इम्प्रूव कराएं। अभी अगर आप इन चारों को ले लें तो आप बोलेंगे सबसे अच्छा कैम्ब्रिज सिस्टम है, उसके बाद आपका आगा खान है, फिर ज़ियाउद्दीन है, फिर मैट्रिक सिस्टम है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगी, राइला मैं आपकी तरफ आती हूँ, नाज़रीन आपसे एक बात कहना चाहूँगी कि बेसिकली सिस्टम बना बहुत ज़रूरी है। राइला जिस तरह इमरान कह रहे हैं बार बार कि उनका सिस्टम देखो सबसे बड़ी, जैसे लाइक सिस्टम अगर अच्छा बन जाए लेकिन उसके फॉलोवर्स भी उसको फॉलो करते हों, अगर वो फॉलो ही ना करें तो फ़ायदा क्या? क्या कहते हैं? सर ने एक बहुत अच्छा पॉइंट बोला है, उसी को मैं एलेबरेट करूँगी थोड़ा सा। देखिए पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट हर चीज़ में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पेरेंट्स ही बच्चे पे चेक एंड बैलेंस रखते हैं वेदर ही इज़ गोइंग इन राइट वे और अ रॉन्ग वे। जब पेरेंट्स ही सपोर्ट करेंगे ना उनको गलत मैटर्स में, तो फिर बच्चा भी शेर हो जाएगा, वो बोलेगा यार हमारे पेरेंट्स ने करा लेना है। अब मैं आपको हमारे पेरेंट्स की बात बताऊँ ना, कभी कभी ऐसा होता था टेस्ट में स्कूल में ख़राब मार्क्स भी आते हैं तो मम्मा डायरेक्टली ख़राब ही बताती थी, हम शर्मिंदा होते, मम्मा नहीं कुछ वो कर ले लिहाज नहीं। एक वाकया रियल सुना रही है मैं बड़े गौर से, और इसके बाद इमरान से भी कोई वाकया ऐसा सुनूंगी जो बच्चे चीटिंग करते हो तो क्या होता है लाइफ में, पहले आप बताएं। हाँ चाहिए देखो रियल बता रही हूँ और अपनी बता रही है, बड़ी अच्छी बात। तो जो रियल मार्क्स आते थे ना मम्मा वही सबके सामने बोल रही होती थी, वो हमें कहीं स्पेयर नहीं करती थी या झूठ थोड़ा सा भी नहीं बोल रही होती थी, तो हम शर्मिंदा होते थे और नेक्स्ट टाइम डबल मेहनत करते थे कि मम्मा ने तो सच ही बोला है, बेइज्जती करते थे। हाँ वैसे ही बोलना है उन्होंने, चाहे कजिन्स हो या ग्रैंड पेरेंट्स हो। तो आजकल के पेरेंट्स बच्चों को अम्मी कवर अप भी कर सकती थी लेकिन उन्होंने अच्छा किया। शी नेवर डिड दैट। नहीं, तो वो एक पेरेंट्स ने हमारे अंदर एक चीज़ बिल्डअप करी है जो अब तक है हमारे अंदर, हम अपने बच्चों में भी वही देखना चाहते हैं। तो पेरेंट्स का भी बहुत बड़ा किरदार है इस चीज़ में, चीटिंग को रोकने में वो भी हमारी हेल्प कर सकते हैं, सिर्फ टीचर्स बच्चे नहीं, पेरेंट्स। अच्छा एक बात बड़ी प्यारी है, इसके बाद मैं इमरान की तरफ चलती हूँ, कि जब आप अपने बच्चे को कभी ये ना कहें, क्योंकि एक बहुत मशहूर इंसान है, उसका नाम मेरे जहन से निकल गया, तो मैंने उसका एक बार वाक़या भी अपने इंटरव्यू में सुनाया था कि वो कुछ थोड़ा सा ज़हनी तौर पे इतना मतलब टैलेंटेड नहीं था, तो प्रिंसिपल ने उसको एक लेटर उसकी माँ को दिया और बोला कि आपका बच्चा मतलब यहाँ नहीं है, तो उसको भेज दिया, मतलब वहाँ नहीं पढ़ सकता, वो इस काबिल नहीं है। तो वो घर लेके वो लेटर जाके उसने रख लिया और अपने बेटे को बोला कि कल से तुम स्कूल नहीं जाओगे, मैं तुम्हें पढ़ाऊँगी। ये माँ कह रही है अपने बेटे से, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे इन्होंने वाक़या सुनाया, मैं रियल वाक़या सुना रही हूँ। तो उन्होंने कहा कि उसने कहा मैं स्कूल क्यों नहीं जाऊँगा अम्मी। उसने कहा कि बोला कि हमारे बच्चे इतने टैलेंटेड नहीं है, आपका बच्चा बहुत टैलेंटेड है। ये माँ कवर अप कर रही है, ज़रा कवर अप करने का तरीका देखो कि तुम्हारा बच्चा बहुत टैलेंटेड है और हमारे बच्चों के साथ मुकाबला नहीं कर सकता, इसीलिए इसको हम स्कूल में नहीं रखेंगे। उसकी माँ ने बड़ी मेहनत की उसके साथ और वो बहुत बड़ा एक साइंटिस्ट बना। और जब वो उसकी वालदा फौत हो गई, उसने कई सालों बाद वो लेटर खोला, वो उसमें लिखा था तुम्हारा बेटा बहुत नालायक है, ये पढ़ नहीं सकता, इसका बचकाना ज़हन है, तो हम नहीं चाहते कि आपका बच्चा हमारे स्कूल में, इसलिए आप इसको ले जाओ, खुद पढ़ाओ। तो आप अंदाज़ा लगाओ कि उसकी माँ ने, मैं उन पेरेंट्स के लिए कभी अपने बच्चों को ये ना कहो कि वो उसका बेटा देखो कि कैसा है। ये हम लोग आज की दुनिया में जो लफ्ज़, अगर उसकी माँ ये कहती कि मेरा बच्चा कैपेबल नहीं है और जो उस बंदे ने कहा है या उस प्रिंसिपल ने कहा है, तो मैं अपने बच्चे को उसी तरह डफर ही रहने दूँ।
लेकिन उसने प्रूव किया मेरा बच्चा टैलेंटेड है, उसके साथ मेहनत की और प्रेजेंट किया उस बच्चे ने साइंटिस्ट बन के। हम अपने बच्चे को सबसे पहले ज़हनी तौर पे मार देते हैं जब उसके आगे किसी और बच्चे की तारीफ करके उसको उस जैसा बनने को कहते हैं। अली देखो ना कैसा सुबह यूं उठता है, ये करता है, वो करता है। अली को देखो ना, वो फर्स्ट पोजीशन लेता है। आप बच्चे को अली के बराबर में खड़ा करना चाहते हैं, आप अपने बच्चे की खुद आइडेंटिटी नहीं बना रहे घर से ही। आप अपने बच्चे से कहें मुझे फख्र है अपने बेटे पे। अगर आपको उसकी गलती भी पता है ना, उसको इस तरीके से हैंडल करें कि वो अपनी गलती को खुद ब खुद बग़ैर उसके सुधार ले कि मेरा बेटा, मुझे फ़ख्र है, मेरा बेटा कभी स्मोकिंग नहीं करेगा, गलत बच्चों में नहीं बैठेगा, क्योंकि मेरा बेटा मुनफरिद है, वो बाप का नाम रोशन करेगा। ये तरीक़ाकार होता है बच्चों को हैंडल करना। हमारे साथ कॉलर है जिसका इंतज़ार था, वो शाहकार आ गए। मैं वही सोच रही थी कि बेहतरीन नॉलेजेबल पर्सन मेरा जो कॉलर है वो याया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सभी कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ याया, कैसे हो आप? ठीक हो? पहले तो आपके दोनों मेहमानों को सलाम हो। और बात ही कि मौसम इतना सेंसिटिव और इतना फ्यूचर डिपेंड कर रहा होता है जिसपे आपने प्रोग्राम किया, और हमेशा आप बड़े दिल से प्रोग्राम करती हैं और अपने जो ग्रीवेंसेस हैं आपके लहजे में, अंदाज में वो जाहिर हो जाता है कि कंसर्न कितनी आप। और यकीन करें कि मैं जब देखता हूँ ना तो इस मामले को मुझे इतना दुख होता है कि जिस तरह ये जो माहौल बना दिया है बोर्ड का और हमारे खासतौर पर सिंध बोर्ड का, यकीन करें मुझे लगता है कि ऐसा लगता है कि यानी किसी का कोई कंट्रोल ही नहीं है और किसी को कोई एहसास ही नहीं है। जो बच्चों की मेहनत है, बच्चों की स्ट्रगल है, जिस तरह बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, जो इतने अच्छे स्टडी करने वाले बच्चे हैं उसी के सपने आके खड़ा कर दिया है, जो नाहल बच्चे हैं उनको भी इसी सपने आके खड़ा कर दिया है। तो ये जो और फिर दूसरी बात है, देखिए जब आपका ये हाल होगा ना तो प्राइवेट सेक्टर तो फ्लरिश करेगी। अब अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ एक बोर्ड नहीं है, बोर्ड तो डिफरेंट भी है ना, आगा खान भी बोर्ड है। अब उस बोर्ड के बच्चों की आप देखें क्या कैपेसिटी बन गई है, क्योंकि वो अपने एग्जाम बड़े प्रॉपर तरीके से लेते हैं, उनकी बड़ी फिटनेस है। हमारे बोर्ड का तो ये हाल है। और प्रॉब्लम ये होती है, पिछली दफा भी ये मसला उठा था जब एंट्री गवर्नमेंट थी, तो अनफॉर्चुनेटली जब गवर्नर साहब हमारे जो यहाँ के वजीर आला बने थे, उन्होंने तो ऐसी एक अजीब बात की थी कि कौन सा क्या गजब हो गया, कोई ऐसी बात नहीं, पढ़ोगे तो नंबर मिलेगा, नहीं पढ़ोगे तो नहीं। भाई नंबर मिलने की क्या बात है जब आप चिटिंगे करके लोगों को खुले आम बच्चे स्कूलों में चिटिंग कर रहे हैं, सेंटर्स में चीटिंग कर रहे हैं, और आपकी जो एक्सटर्नल बोर्ड के जो लोग होते हैं जो आते हैं वो क्या कर रहे हैं, यानी वो किधर मौजूद है, क्या है। और फिर इतनी अफसोसनाक पहलू है जो सेंटर्स पढ़े में इतनी गर्मी के अंदर उन बच्चे की तरह वो बैठ के, यानी बाद जगह दरियों पे आपके टीवी ने खुद दिखाया, दरियों पे बैठ के एग्जाम दे रहे हैं। और मकसद ये कि आप अपने मुस्तकबिल के मेमार कहते हैं ना नौजवानों को, तो उनका क्या हशर कर रहे हैं आप, उनको तबाही बर्बादी की तरफ लेके जा रहे हैं। और जो बच्चे, अभी मैं आपको बताऊं उसकी मिसाल दें, जो बच्चे चिटिंग पढ़ के पास होते हैं, अभी एंट्री टेस्ट हुए थे कराची यूनिवर्सिटी के अंदर, एंट्री टेस्ट के अंदर जिन बच्चों ने 70% लिए थे, पता नहीं 75, वो फेल हो गए। आप उनकी अहलियत देखें, वो फेल हो चुके हैं अगर सही उनका एग्जाम लिया जाए। तो ये आपने किस जगह, और आपने एक बात की ना, एक जो नंबर्स की दौड़ है ना, हमारे यहाँ नंबर्स की दौड़ जो हो गई, ए ग्रेडर बनाना, इतना सा बच्चा है उस पर इतना बर्डन डाला हुआ है माँ बाप ने कि भाई इसको ये ग्रेड लाने, इसको वो ग्रेड। दुनिया में कहीं नहीं हो रहा। यकीन करें कि जितने छोटे बच्चे को आप स्कूल में पढ़ा रहे हैं ना, आप बिलीव करें ना, यूएस में चढ़ा रहे हैं या कनाडा में पढ़ाते हैं, इतने छोटे बच्चे को तो स्कूल ही भेजा जाता। और फिर 2.5 साल से बच्चा आपका ज्यादा हो गया तो ये हाल है कि वो आपको स्कूल में दाखिला नहीं, आप दाखिला लेने जा रहे हैं, पैसे भी दे रहे हैं और आप ऐसे खड़े हैं जैसे उनके गुलाम बने हुए। तो ये जो ग्लैमराइज कर दिया एजुकेशन को, बेसिक एजुकेशन आपने ग्लैमराइज कर दिया ना, तो एक कैटेगरी होगी जो बेचारी ऐसी है जो वो कहलाती है, वो यानी अगर आप ABC जो भी बड़े बड़े स्कूल उसमें पढ़ती है, और एक जो इस गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती है, वो बेचारे रोल रहे हैं ना। इतनी ज्यादा इससे फर्क पड़ेगा सभी क्या होगा, क्लासिफिकेशन ऑफ द पीपल हो गई, यानी आप डिफरेंस इतना ज्यादा हो गया कि वो क्लास में बहुत बड़ा डिफरेंस आपने क्रिएट कर दिया है। जो एक लेस प्रिविलेज क्लास है उसको इतना आपने लेस प्रिविलेज कर दिया कि वो एहसास महरूमी का शिकार हुई। अब मैं आपको एक मिसाल दूं, हमारे बराबर में एक मुल्क है, हमारे पड़ोस के मुल्क है, जितने भी इस्लामाबाद आप, लेकिन वहाँ का एजुकेशन सिस्टम देखिए, यूनिफाइड एजुकेशन है, बॉम्बे से लेके केरला तक एक एजुकेशन। वहाँ कैम्ब्रिज सिस्टम नहीं है, वहाँ भी एसएससी सिस्टम है, लेकिन कैम्ब्रिज बहुत कम है, लेकिन वो यूनिफाइड है। यानी आप यकीन करें कि जहां जाएंगे वो एक ही किस्म का टेस्ट है, एक ही किस्म के उनके वो हैं,
बोर्ड है और एक ही किस्म के एग्जाम है, और वो अपने स्कूल के चाहे छोटे से छोटा विलेज का भी स्कूल है। अब आप अगर विलेज हमारी बात करें तो गधे घोड़ों के अस्तबल बने हैं स्कूलों में, इससे बड़ी क्या बात होती है? इससे रोने वाली बात है ना, तो कसम से अफसोसनाक बात है। और माशाल्लाह हमारे इतने मिनिस्टर्स बने हुए, वो लोग भी जो मिनिस्टर और जो कंसर्न बंदे ना, जिनका कोई ताल्लुक ही नहीं है तालीम से, जो मेरे ख्याल में अल्लाह माफ करे किसी और के चीजों के वजीर हो, वो तालीम के मिनिस्टर हो गए। जब इस किस्म में जिस मुल्क के अंदर ये कहा जाए कि डिग्री तो डिग्री है, जाली हो या असली, क्या फर्क पड़ता है? कसम से यार आपने ऐसी बात की, डिग्री तो डिग्री है चाहे जाली हो या, वाह वाह क्या बात है, ये मिनिस्टर कहे तो क्या बात। लेकिन मैं क्योंकि आपके मेहमान बैठे में, मैं उनसे एक सवाल भी करना चाहूंगा। देखिए बात है कि ये तो बातें मैंने जो भी की हैं वो बहुत सरेआम हो चुकी हैं, आप रोज सुनते हैं, आप गुफ्तगू भी करते हैं, आप खासतौर पे सभी आप लोग हम मुझे मौका भी देते हैं बात करने का, दिल बड़ा कुर्ता भी है। लेकिन इसका कोई हल तो नहीं है ना, ये हल तो नहीं है ना। बात ये कि मैं ये चाह रहा हूँ कि आपकी नजर में जब कहते हैं ना रिश्वत लेके फंस गया, रिश्वत लेके छूट गया, अब जहां चौकीदारी चोर बन जाए तो आप क्या करेंगे? मेरा सवाल इससे ये कि कोई राह बताई जा सकती है, क्योंकि देखें जो बच्चे अफोर्डेबल हैं वो तो पढ़े अच्छे स्कूलों में जाके अच्छी पढ़ाई कर लेते हैं, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल में जो बच्चे जा रहे हैं उनका जो हाल है, तो कोई ऐसा हल, कोई ऐसा रास्ता आपकी नजर में है, कोई आप बता सकते हैं? एटलीस्ट उन करते दर्दों को आप सजेशन दे सकते हैं कि भाई खुदा के लिए अपने मुस्तकबिल से ना खेलें, ये मुस्तकबिल के मेवार हैं, इनके साथ ये ना करें, और फिर कोई राह आपकी नजर में है? मैं ये पूछना चाहता हूँ बस। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कल मैं एक बहुत बड़ी शख्सियत के पास बैठी हुई थी और उसने कहा कि हमारे मुल्क की जो आवाम है वो कम से कम 22-23 करोड़ है, इसमें से अगर 1-2 लाख या 1-2 करोड़ आगे पीछे हो जाती है, इधर चली जाती है, ये हो जाता है, बाकी तो ये बिजनेस बात हो रही थी, बिजनेस डील में ना, मतलब एक नॉलेज लेते। फिर उन्होंने एक जगह फ़ोन किया तो वो आपस में डिस्कस कर रहे थे, वो मैं बात सुन रही थी, मुझसे नहीं कर रहे थे, वो स्पीकर ऑन करके कर रहे थे, बड़ी इंपॉर्टेंट बात। उसने कहा कि एक गधा गाड़ी है ना, तो गधे को चलाने के लिए एक डब्बा होता है जिसे बजाते हैं, डुगडुगी टाइप की जो छन छन करती रहती है। तो उन्होंने कहा, वो उनको सुना रहे थे, वाकई मैं सुन रही थी और जाहिर बात है सामने बैठी हूँ तो आवाज़ तो आ रही है मुझे भी। तो उन्होंने कहा हमारी आवाम को डुगडुगी चाहिए चलाने के लिए, और जब तक वो चलती रहेगी तो वो जो गधा है वो चलता रहेगा। अब उसको घोड़ा कह दें या कुछ भी, तो हमें एक सिस्टम बनाने के बाद डुगडुगी चलानी पड़ेगी, और जब डुगडुगी चलेगी तो एवरीबडी फॉलो, तब फॉलोवर होंगे, वरना कोई भी फॉलो नहीं करेगा। बात बहुत गहरी है, हम लोग समझना नहीं चाहते। जब हमें ये पता है कोई प्राइम मिनिस्टर आ रहा है तो पूरे रोड को जाम करना है, तो सिस्टम बना दिया, नहीं फॉलो करोगे तो डंडा लगेगा। कैसे फॉलो किया आप लोगों ने? डर किसका था? डुगडुगी का डर था। ऐसा ही था ना, माजरत के साथ। मेरी बातें बड़ी गहरी होती हैं, लेकिन समझने वाले खुद ही समझ जाते हैं। वो डुगडुगी नहीं होती ना, तो हम कहते हैं हमारी नोक पे, जूते की नोक पर। अब क्या है, कैसे आपने एक दिन में पूरा चक्का जाम कर दिया था। नहीं फॉलो करोगे, तुम्हारे अच्छे भी फॉलो करेंगे। ऐसे ही था इमरान साहब। बिल्कुल सही कह रही हैं। तो हम लोगों को फॉलो कराने वाले लोग जब खुद फॉलो ना करें तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी। फिर हम यही कहेंगे डिग्री तो डिग्री है, असली हो के नकली। सबसे जो बेसिक जो मेरा ख्याल है वो ये है कि जो बच्चे गलती करते हैं ना, उस पर उनको टोका जाए, और अगर वो गलती कर रहे हैं तो अगर कोई दूसरों के सामने उसको डिफेंड ना किया जाए। जब अगर जिसको पेरेंट्स को ये पता हो, उसके कान में ये आवाज़ चली जाए कि तुम कहीं पर भी चले जाओ, मैट्रिक बोर्ड ऊपर तक चले जाओ, कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि रूल बड़ा सख्त है। तो मैं, आपने कहा ना एक पुराना वाकया सुनाओ, तो मैं आपको पुराना भी वाकया सुनाता हूं। देखिए, जब मैं 8 क्लास, हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा कॉन्सेप्ट ये है कि भाई 9 में आ जाओगे तो तुम्हारी मर्जी है, जब सो के उठो, जब सोना चाहो सो दो, जो करना चाहो करो। ये एक हमारे यहाँ गलत कॉन्सेप्ट बच्चों में डाला जाता है। बिल्कुल सही। तो जब मैं भी 8 क्लास के अंदर था, तो 9 में जब आने वाला था, 8 में ही बच्चा थोड़ा आगे पीछे होना शुरू होता है। तो जब मैं खुद 8 क्लास में था तो मुझे अच्छी तरह याद है कि दोस्तों में लग गया, खेल कूद में लग गया, तो थोड़े से मेरी परसेंटेज गिर गई। यानी आप समझे कि मैं पहले अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड आता था तो मैं समझे 8-9 पे चला गया, और फर्स्ट टर्म थे हमारे। अब मेरी वालदा, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, वो झांदीदा औरत थी, उन्होंने कहा अगर इसको मैंने आज नहीं टोका, और इसकी, हालांकि मेरी खाला वगैरह थी या दूसरे जो मेरे रिश्तेदार थे, चच्ची वगैरह, वो बच्चे उनके D ग्रेड आते थे, वो बोलती थी A1 ग्रेड आया,
और मैं तो चलो A1 ग्रेड ही था, बस ये था कि 7-8 पे चला गया था, SM पब्लिक से पढ़ा था मैंने। तो अब कहानी क्या हुई वहाँ पे कि जब मेरा ग्रेड नीचा गिरा तो मेरे इत्तेफाक से मामू आए घर पे, तो उन्होंने पूछा भाई इमरान तो फर्स्ट आया होगा, रिजल्ट आया फर्स्ट टर्म का? उन्होंने कहा नहीं 8 आया है, पढ़ाई में कमजोर हो गया। मैंने कहा इग्नोर किया, मैंने कहा मम्मी क्या कर रही है, खाला तो D को वो बता देती है और आप तो मुझे A1 को भी आप इस तरह करें। फिर इत्तेफाक था कि हमारी उसी दिन चच्ची वगैरह भी आ गए घर पे, तो उनसे भी रिजल्ट का पूछा, भाई रिजल्ट आया क्या, रिपोर्ट कार्ड? अब मैंने रिपोर्ट दिखा दी सबको। अबे मैंने कहा भाई ये तो ऐसा हो रहा है कि लग रहा है कि मैं फेल हो गया। तो मकसद ये कि उस वक्त मेरी परसेंटेज थोड़ी सी नीचे गई थी, तो उन्होंने मुझे सबके सामने मतलब इस तरह लाके खड़ा कर दिया कि मेरे जहन में ये आ गया कि मैंने कहा यार ये तो मकसद भाई तो बड़ी खतरनाक बात है। मैंने कहा भाई पढ़ ले, प्यार से अंदाज, प्यार से, यानी कि ना तुम्हें थप्पड़ मारा, ना मुर्गा बनाया, ना डंडे मारे, बड़े प्यार से। फिर उस पे मैंने ये सोचा, मैंने कहा यार अब परसेंटेज गिरनी नहीं चाहिए। फिर मेरे वालिद साहब स्कूल लेके चले गए, हमारी उस वक्त मैडम होती थी अजरा सुभान, उनका इंतकाल हो गया। उनके पास लेके चले गए, उनसे बोलने लगे कि भाई तुम इसकी परसेंटेज गिरी है, क्या वजह है? अब अजरा सुभान कह लगी हाँ भाई इसकी परसेंटेज गिरी। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि यार परसेंटेज गिरी क्या है, A1 था A1 ही है, सिर्फ ये कि फर्स्ट सेकंड थर्ड से निकल के 7-8 पे आ गए। तो मकसद उस वक्त तो ये बातें समझ में नहीं आई कि मैंने कहा यार मेरे दोस्त हैं कि मतलब B-D पे भी खुश हो जाते हैं, लेकिन वो मैंने कहा ये क्या है। तो मकसद ये कि पेरेंट्स अगर आपकी अटेंशन आपको दें और उसके बाद ये कि आपकी हर चीज को नोट करें, थोड़ा सा दिल में डर भी होना, थोड़ा सा अगर पीछे जा रहे हो ना तो आपको उसी वक्त इनकरेज करें तो आप आगे बढ़ जाओगे, वरना उस वक्त अगर आपको छोड़ दिया ना तो फिर आप वहां जाओगे जहाँ से उड़ भी नहीं सकते। अच्छा देखो, आपके पेरेंट्स ने भी, इनके पेरेंट्स ने भी बड़े अच्छे तरीके से, लेकिन कुछ लोग पेरेंट्स पता क्या करते हैं, उनके हाथ पहले कुछ नहीं होता तो बच्चे को मारते बहुत है और उसको मतलब बहुत पिटाई करते हैं। मैंने कुछ पेरेंट्स को देखा है, वो उनको जिस तरह उनको समझ में आती है, तो मैं कहती हूँ पेरेंट्स बुरे नहीं होते, लेकिन वो इतना मारते हैं कि मैं तुम्हें काम छुड़ा दूंगा, तुम्हें गैरेज में लगवा दूंगा, तुम पढ़ नहीं सकते हो, तुम्हें मैं नौकरियां दे दूंगा, मजदूरी करवाऊंगा। कुछ पेरेंट्स फिर इस तरह जब बच्चे नहीं सुधरते तो वो इस तरह की भी डील असल करते में हैं। रीजन ये होता है कि अभी पहले जो आप बात कर रहे थे ना नकल, पैसों का ज़िया करते हो, जब तो पेरेंट्स मेहनत से बाप इस कमाते पे हैं तो मैं आपको एक बात बताऊं, बिल्कुल रिलेटेड बात। मेरे स्कूल में एक बच्चा है, उसको डिस्लेक्सिया है। वो एक बीमारी होती है जिसमें वर्ड्स जो है ना आपको हिलते जुलते नजर आते हैं, आप फोकस नहीं कर सकते। ओह माय गॉड। उन बच्चों पे बहुत मेहनत करनी पड़ती है, उनकी मदर भी उन पे बहुत मेहनत करती हैं। उनका रिजल्ट थोड़ा ऊंच नीच आता है बिकॉज वो नॉर्मल नहीं है, हमें ये बात समझनी होगी। तो उस बच्चे का ना रिजल्ट इस बार जो ख़राब आया बिकॉज ही इज़ इन 8th क्लास, अब उसको 9th स्टैंडर्ड में जाना है। तो उसके फादर ने गुस्से में उसको पूरा एक दिन अपने घर के बराबर वाले पकवान सेंटर पे लगवा दिया इस गर्मी में। ओह माय गॉड। तो आप मुझे बताएं, ये सज़ा उसके लिए बेटरमेंट की तरफ तो उसको नहीं लेके जाएगी, वो उसको ज़िद्दी बनाएगी। वो बोलेगा ये उन्होंने सज़ा देनी, कराना तो उन्होंने यही है मेरी। और बच्चों को कभी ये नहीं बोलना चाहिए कि हमने आप पे इतना इन्वेस्ट करा है, आप ये करो, नहीं, वो हमारा फ़र्ज़ है, बच्चों पे इन्वेस्टमेंट करना हमारा फ़र्ज़। हाँ, आप उनको प्यार से तसल्ली से समझाओ कि गिव एंड टेक की दुनिया है, हम आपको गिव करें फाइनेंशियल तौर पे, आपसे टेक करेंगे जो आप हमें रिजल्ट्स दोगे। इस तरह नहीं करना कहीं ना चाहिए। कहीं एजुकेशन मामले में इब्तदाई तौर पे पेरेंट्स की गलतियां कहीं ना कहीं मतलब लाशौरी तौर पे भी हो जाती हैं। 8 क्लास से बच्चे को आपको बहुत ज़्यादा अटेंशन देने की ज़रूरत होती है, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का। बिल्कुल सही कहा। क्योंकि अमूमन जो आपके साथ जो दोस्त यार होते हैं ना, जैसे अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले हमारी बात हो रही थी कि देखिए नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत है, जिसके पास अकल होगी वही नकल कर सकता है। अब जब मैं अपना आपको एक वाक़या सुनाऊँ, ये वो नकल नहीं कह रहे, ये किसी को अच्छा बनने के लिए नकल की बात हो रही है जी। तो अब जैसे मिसाल मेरा एक दोस्त था, अब जब हमारे बोर्ड के पेपर हो रहे होते थे वो सुबह 6 बजे आ जाता था मेरे घर पे, बैले बजा रहा है और उस मकसद बैले बजा रहा है, खटखटा रहा है। अच्छा भाई क्या हुआ यार, वो मेरे पास पेपर आ गया है। तो अरे 9 बजे पेपर है, वो 6 बजे पता नहीं कहाँ से 6:30 बजे पेपर लेकर आ गया। ऐसी वर्किंग उस पे नहीं की, मेहनत पढ़ने पे। अच्छा भाई, अब वो मेरे पास इसलिए लेकर नहीं आया कि मैं देख लूँ, वो इसलिए मेरे पास लेकर आया इसके आंसर बता दो कहाँ से कहाँ तक है। यानी उसके पास इतनी नॉलेज भी नहीं है कि वो ये बता सके कि भाई इस सवाल का आंसर तो मैं ढूंढ सकूं। तो आप मुझे बताएं कि वो किसी तरीके से अगर A1 ग्रेड ले भी लेगा, बाद में किसी इंस्टीट्यूट में जाएगा या बाद में किसी जगह जॉब पे जाएगा, तो कैसे वो कर सकेगा काम? बात तो वही आ गई ना, कहीं से भी वो काम नहीं कर सकेगा। तो इसीलिए पेरेंट्स को पहले से ही बच्चे के ऊपर ये माहौल देना चाहिए कि भाई 9 में आगे तुम कोई तुरम खानी बन जाओगे कि 9 में आगे मिस। भाई आप ये देखिए ना, 8 तक क्यों बकरी बन के बैठता है बच्चा?
क्यों नकल नहीं करता? मैं आपसे इतनी बड़ी बात कर दूं कि मेरा अपना बच्चा माशाल्लाह से 7 में अगर मिस क्लास के अंदर से बाहर भी चली है ना, किसी बच्चे में हिम्मत नहीं है कि कोई बच्चा नकल कर सके। तो ये एक वही बच्चा जब 8 में आता है तब भी यही होता है। अब वो 9 में चले तो कैसे उसके जहन में नकल का ख्याल आता है? यार तुम 11 साल स्कूल में पढ़ कर रहा तब तो तुमने नकल नहीं की। कभी आपने सुना है कि बच्चा नकल करते हुए पकड़ा गया, इसको स्कूल से निकाल दिया? कभी सुना है आपने? क्यों नहीं होता ऐसा? 11 साल नहीं होता। अच्छा इमरान, मैं चाहूंगी नेक्स्ट थर्सडे को हम इस सब्जेक्ट को, इसी बात को, मौजू को कंटिन्यू करें, क्योंकि हम स्लो ग्रेजुअली आगे बढ़ते हैं। और आज हमने थोड़ी नकल पे बात की, आगे हमारा क्या बच्चा लाए हमारा, जैसे अपने कहा कि जो बच्चा नकल करके पढ़ेगा वो किसी जगह पर अपना कॉन्फिडेंस भी डेवलप नहीं कर सकता। हमारे पास 2 मिनट रह गए और मैं इमरान का शुक्र करती हूँ। जाते जाते नाज़रीन को मैसेज दें, थर्सडे को इंशाल्लाह टू बी कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। जी, मेरा मैसेज सिर्फ आप लोगों को इतना ही है कि बच्चे को किसी भी तरीके से कंपेयर नहीं करें दूसरे बच्चों से, कि ये आपकी बहन का बच्चा, भाई का बच्चा, फला का बच्चा। कंपेयर बिल्कुल भी नहीं करें। हर बच्चा अपनी सलाहियत लेकर आता है और उसके हिसाब से काम करता है, और उसको उसकी किसी गलत बात पे उसका साथ मत दीजिए और उसको पढ़ाई में इनकरेज करें। उसको सिर्फ इतना बता दें कि बेटा पढ़ोगे तो माशरे में मुकाम पाओगे, वरना अदरवाइज कुछ भी नहीं हासिल कर पाओगे। ओके, मेरा इला इमरान से भी कहूँगी कि प्लीज़ अपने नाज़रीन को कोई मैसेज दें, फिर हम इस सब्जेक्ट को हम कंटिन्यू करेंगे, इस सेगमेंट को। जी, मैं पेरेंट्स से बस इतना कहूँगी कि गवर्नमेंट की चीज़ों को एक साइड पे करें। ये बच्चों की एजुकेशन एक ट्रायो सिस्टम है, पेरेंट्स, टीचर्स और वो बच्चा खुद, इस पे फोकस करें, उसको एक अच्छा प्रोडक्ट, अच्छा इंसान बनाएं जो मुआशरे के लिए आगे कारआमद साबित हो। दैट्स गुड इमरान, बहुत शुक्रिया, थैंक्स फॉर कमिंग शो एंड Thank you so much. ऑल्सो यूर थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, हम यहाँ पर चाहूँगी इजाज़त, और पूरे प्रोग्राम में ऑफ कोर्स जब भी मैं प्रोग्राम करती हूँ कोई बात किसी के गिरा गुजरे तो माफ़ी चाहूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। कल फिर मिलेंगे उभरते सूरज की तरह। अल्लाह हाफ़िज़।